Hey guys, I welcome you all to An Academy CA Foundation YouTube चैनल। दोस्तों जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश बोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। दोस्तों आज इस एक वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बीसी के चैप्टर नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस ये चैप्टर करवाने वाला हूं। इस एक वीडियो में ही अगर आपने चैप्टर 5 पहले नहीं किया फिर भी आप इस वीडियो से इस चैप्टर 5 का प्रिपरेशन कर सकते हैं। राइट, बढ़ते आगे दोस्तों, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी ऐप पे। मुझे फॉलो करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। साथ ही साथ आप हमारे कम्युनिटी टैब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं जितने भी मेरे फ्री सेशंस लेता हूँ उसकी लिंक अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे bit.ly/mvsunacademy एंड अनअकैडमी में आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप एमवी से कोड यूज कर सकते हैं। तो यार आइए स्टार्ट करते हैं हमारा बीसी के चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले बेटा इस चैप्टर में आपको क्या बताया जाता है, इसमें बताया जाता है कि बिजनेस फैसिलिटेशन क्या होता है, उसका मतलब समझाया जाता है। ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशंस है जो बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें आते हैं फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन, नॉन फंडिंग। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको बताऊंगा। एंड ये जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है उनके क्या क्या पर्पस है, क्या क्या फंक्शंस है, वो कौन से पॉलिसीज बनाते हैं, कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की बातें करूं, जिन्हें हम रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, उसमें आता है आरबीआई, सेबी, सीसीआई एंड आईआरडीएआई, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में हम पढ़ने वाले हैं बेटा नाबार्ड के बारे में, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, सबसे पहली बात आपको इस चैप्टर में, ये सबसे पहली बात बेटा आपको इस चैप्टर में क्या बताया जाता है, आपको बताया जाता है कि देखिए बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम क्या होता है। बोलते हैं कि बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम के अंदर जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर्स। तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स आर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स दैट ईज द डूइंग ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस फैसिलिटेटर्स ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, उन बिजनेस करने के तरीके को आसान बनाते हैं। तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वाले, दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी या एड टू ट्रेड, एंड तीसरा टाइप होता है बेटा फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बेटा बात की है किसकी, बताइए, ऑक्सिलरी या एड टू ट्रेड की। तो ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो बिजनेस को डे टू डे बेसिस पे हेल्प करते हैं, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, वेयर हाउसिंग, है ना। तो ये सारे सर्विसेज की एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जो है डेली बेसिस पे जरूरत पड़ सकती है, इन्हें बोल सकते हैं ऑक्सिलरी या एड्स टू ट्रेड। राइट, तो ये इंटरमीडिएट लेवल पे आता है। मतलब क्या, देखो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जो एकदम कनेक्टेड होते हैं वो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स। देन नेक्स्ट लेवल पे आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, नेक्स्ट लेवल पे आते हैं फंडिंग एंड नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, हाँ, बोलते हैं कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड के ऊपर और एक लेयर आता है जिसे बोलते हैं फंडिंग नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसमें हम आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, सीसीआई इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, एंड जो हमारा लेयर होता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एकदम कनेक्टेड होता है वो होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर। वैसे तो बेटा बहुत सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर्स हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इन्होंने 4 एग्जाम्पल ही दिए हैं। इसे बोलते हैं इलस्ट्रेटिव लिस्ट देना। मतलब क्या, वैसे तो और बहुत सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर हो सकते हैं, लेकिन आपके बुक में इन्होंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है बेटा फ्रेट फॉरवर्डर। फ्रेट फॉरवर्डर क्या करता है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी पर्सन, ऐसा कंपनी होता है जो हमारे शिपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके देता है। ये खुद हमारे गुड्स या सर्विसेज को भेजता नहीं कहीं पे, ये हमें जो है हमारे शिपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करके देता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने जब मेरा टीचिंग करियर स्टार्ट किया था तब मैंने सीए फाइनल की बुक्स बनाना स्टार्ट किया था सबसे पहले। तो उसमें फाइनेंस का सब्जेक्ट आता है एसएफएम, उसकी मैंने एक बुक बनाई थी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ना अलग पूरे इंडिया से अलग अलग जगह से ऑर्डर्स आते थे। अब मुझे ये नहीं समझता था कि इन बुक्स को मैं ये अलग अलग जगह में कौन से कंपनी के थ्रू भेजूं, है ना। जैसे ब्लू डार्ट हो गया, फेडेक्स हो गया, ये सारे शिपिंग कंपनीज हैं।
है ना। तो क्या शिपिंग कंपनीज के थ्रू, रेलवे के थ्रू, है ना, एयरलाइंस के थ्रू कैसे मैं इन चीज़ों को भेज सकता हूँ मेरे कस्टमर्स तक। तो हम क्या कर सकते हैं कि मैं क्या करूँगा, मैं ना फ्रेट फॉरवर्डर के पास जाऊँगा, मैं बोलूँगा फ्रेट फॉरवर्डर जी ये मेरे सारे ऑर्डर्स हैं, ये पूरी लिस्ट है और ये मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को अब आप अपने हिसाब से क्या कर दो बताइए, ये शिपिंग कंपनी से बात करके आप अपने हिसाब से इसे भेज दो। तो हमारे शिपमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है फ्रेट फॉरवर्डर। इनका नेटवर्क होता है शिपिंग कंपनीज के साथ, तो ये बताता है कि कौन सी शिपिंग कंपनी से अगर आपने भेजा तो सस्ता पड़ेगा, तो हमको हेल्प करता है इसे चूज करने में। ठीक है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बात आती है बेटा बिजनेस इनक्यूबेटर या बिजनेस एक्सेलरेटर। बिजनेस इनक्यूबेटर क्या होता है, मैंने आपको बताया था इनक्यूबेटर का मतलब, इनक्यूबेटर क्या होता है, बहुत बार जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होता है, तो जब बेबी बॉर्न होता है, तो बेबी जो है अगर प्री मेच्योर उनकी डिलीवरी होती है बेबी की, तो समझ लीजिए अगर 7 या वैसे तो 9 मंथ्स में अगर बेबी डिलीवर होता है तो वो क्या होता है बताइए, एकदम मेच्योरली होता है। लेकिन अगर प्री मेच्योर डिलीवरी होती है तो 7-8 महीने, अगर 7-8 महीने के अंदर ही बेबी अगर आ जाता है तो उसको फिर इनक्यूबेटर करके एक डिवाइस होता है जिसके अंदर उस बेबी को रखा जाता है। उस डिवाइस के अंदर ऐसे एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जिसमें वो बेबी जल्दी से ग्रो कर सके। तो यही कॉन्सेप्ट को इन्होंने यहां पे यूज किया है, बिजनेस इनक्यूबेटर। जो हमारे यंग बिजनेसेस होते हैं, जो हमारे यंग बिजनेसेस होते हैं, अभी अभी चालू हुए हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं, उनको ग्रो करने में उनको बहुत सारी फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सर्विसेज लग सकती है। तो हमारे जो यंग स्टार्टअप्स हैं वो बिजनेस इनक्यूबेटर के पास जाके अपने जो बिजनेस को है जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, बिजनेस एक्सेलरेटर का मतलब क्या है, नाम में ही देखो एक्सेलरेट कर रहा है, किसी चीज को फास्ट कर रहा है। तो बिजनेस एक्सेलरेटर क्या करता है कि जब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो प्रोडक्ट लॉन्च करने में हेल्प करता है। तो बिजनेस एक्सेलरेटर हेल्प्स अ बडिंग बिजनेस क्विकली लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड पुट इट इन फास्ट चेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात है बेटा फाइनेंशियल कंसल्टेंट। फाइनेंशियल कंसल्टेंट कौन होता है, प्लीज ध्यान देंगे, सुनो ना प्लीज। फाइनेंशियल कंसल्टेंट मतलब कौन, जैसे कि हम कौन, हम मतलब कौन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट भी एक टाइप का फाइनेंशियल कंसल्टेंट होता है। जैसे अगर किसी क्लाइंट को, किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो जाता है सीए के पास और बोलता है सीए साहब अरे हमको ना पैसों की जरूरत है, बिजनेस में कुछ जमा के दो। तो क्या सीए खुद पैसा देगा क्या, नहीं, सीए उसको हेल्प करेगा कि वो कौन से बैंक से या कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा उठा सकता है। समझ में आ रहा है। तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स क्या करते हैं, ये एडवाइस देते हैं बिजनेसेस को कि आप अगर अपना पैसा आपको चाहिए तो पैसा कहां से लेकर आए। क्या आपको इंडिया के अंदर से ही डोमेस्टिक सोर्सेज से पैसा लेना चाहिए या फॉरेन सोर्सेज से भी पैसा ले सकते हैं। क्या डेट इशू करना चाहिए या इक्विटी शेयर इशू करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए। तो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्या देता है बताइए, एडवाइस देता है लोगों को कि कहां से वो पैसा जो है बताइए रेस कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहां पे जो है ये पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल कंसल्टेंट खुद पैसा नहीं देता, वो इस व्यक्ति को बैंक के साथ लिंक करके देता है ना। जैसे फ्रेट फॉरवर्डर, ये खुद नहीं शिपिंग कर रहा, ये जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को शिपिंग कंपनी के साथ लिंक करके दे रहा है, इसलिए इसे बिजनेस फैसिलिटेटर बोलते हैं। एंड फाइनली बेटा आता है क्या बताइए, मर्चेंडाइजर। तो हमने जैसे इसमें आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे मूवीज वगैरह में होता है ना, मूवीज वगैरह में जो आपके एक्टर एक्ट्रेसेस कपड़े पहनते हैं, एक्सेसरीज वगैरह पहनते हैं, तो उनको जो है कपड़े एक्सेसरीज कहाँ से खरीदनी चाहिए वो मर्चेंडाइजर बताता है। वो क्या बताइए, मूवी के डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को। समझ में आ रहा है। वैसे जैसे कोई फैशन हाउस होता है, फैशन हाउस में फैशन शोज वगैरह होते हैं, तो फैशन हाउस अपने कहां से फैब्रिक्स, कपड़े, एक्सेसरीज कहां से खरीदेगा, तो मर्चेंडाइजर हेल्प करता है इन बिजनेसेस को ये सारी चीजें खरीदने के लिए। वैसे तो और भी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर हो सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में 4 एग्जाम्पल दिए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, बिजनेस फैसिलिटेटर्स इन फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि हमने आपको बोला सीएस भी इसमें आ सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे पर्संस जो क्या करते हैं, जो क्लाइंट को बैंक के साथ लिंक करके देते हैं, इन्हें बोलते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर इन फाइनेंशियल सेक्टर, है ना। तो क्या होता है बताइए,
The term business facilitator is defined in the financial sector as intermediaries performing a host of functions linking the bank and financial institution and their potential clients. तो बैंक्स को उनके पोटेंशियल क्लाइंट से लिंक करने का काम करता है कौन? बिजनेस फैसिलिटेटर इन फाइनेंशियल सेक्टर। तो इसमें बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस भी आ सकते हैं जो लोगों को हेल्प करे बैंक वगैरह से लोन लेने में, ऐसा, ठीक है। तो बोलते हैं बिजनेस, सुनने के बाद ध्यान से, बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट में फर्क होता है। बिजनेस फैसिलिटेटर एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट में फर्क होता है। बिजनेस फैसिलिटेटर क्या करता है? बस पोटेंशियल क्लाइंट्स को एंड बैंक्स को लिंक करने का काम करता है, एक दूसरे से मिलाने का काम करता है ना। बिजनेस फैसिलिटेटर जो है क्लाइंट्स को हेल्प कर सकता है डॉक्यूमेंटेशन बनाने में, पूरा प्रोसेस समझाएगा कि बैंक से लोन चाहिए तो कैसे आप लोन ले सकते हैं बैंक से, समझ में आ रहा है? ऐसा फॉर्म फिलिंग वगैरह में हेल्प कर सकता है, समझ में आ रहा है? तो बिजनेस फैसिलिटेटर सिर्फ ये लिंक करने का काम करता है, लेकिन जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट होता है ये एक्चुअल में पैसा देता है क्लाइंट्स को। तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आर बैंक्स इन पर्सन, दे एक्चुअली प्रोवाइड द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो इसीलिए बोलते हैं, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों में से पैसा एक्चुअल में कौन दे रहा है? बिजनेस करस्पॉन्डेंट, जिसे बोलते हैं बैंक्स। तो हम बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स के ऊपर ज्यादा निगरानी रखता है गवर्नमेंट कि उनका वर्किंग वगैरह बराबर होना चाहिए। तो बोलते हैं फॉर दिस रीजन बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स आर मोर क्लोजली रेगुलेटेड। समझ में आ रहा है? खत्म। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, अगली बात, गवर्नमेंट एज ए बिजनेस फैसिलिटेटर। तो बेटा गवर्नमेंट जो है वो भी एक टाइप का बिजनेस फैसिलिटेटर होता है। कैसे? तो आप देख सकते हैं हमारे जो एग्जिस्टिंग नोट्स है ना, वही नोट्स को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और समराइज वे में कर दिया है ताकि हम और क्विक वे में चीजें कर सके। जिनके पास हमारे ये नोट्स नहीं है कोई दिक्कत नहीं, आप ICAS स्टडी मटेरियल से भी पढ़ सकते हैं, है ना। नोट्स किसको मिलते हैं? हमारे जो हमारे अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक के सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको ही नोट्स मिलते हैं, बाकी बच्चों के साथ नोट्स शेयर नहीं होते हैं, राइट। चलिए ध्यान देंगे। तो बोलता है गवर्नमेंट कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है? बोलता है 1948 में जस्ट हमें आजादी मिलने के बाद गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाया था। देन 1951 में इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट बनाया, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया। ये सारे पॉलिसीज एक्ट्स क्यों बनाया गवर्नमेंट ने? ताकि हमारे कंट्री में इंडस्ट्रीज जल्दी से ग्रो कर सके, उनको ऐसा सिचुएशन क्रिएट करके दिया जिसमें वो आसानी से ग्रो कर सके। समझ में आ रहा है? आगे देन गवर्नमेंट क्या करता है? प्राइवेट बिजनेसेस को भी फैसिलिटेट करने में, प्राइवेट बिजनेसेस को भी ग्रो करने के लिए काफी सारे स्टेप्स लेता है। बोलता है इनिशियली हमारे कंट्री में जो स्टॉक मार्केट था वो उतना ज्यादा रिलायबल नहीं हुआ करता था पहले, तो उस समय पे गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट बैंक्स बनाए थे। लेकिन धीरे धीरे जब कैपिटल मार्केट हमारा डेवलप होना चालू हुआ, स्टॉक मार्केट जब डेवलप होना चालू हुआ, तो डेवलपमेंट बैंक्स को गवर्नमेंट ने थोड़े से कम कर दिया। ये हम इसकी बात करेंगे चैप्टर के एंड में, है ना। आगे देन गवर्नमेंट ने 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लेके आई थी, है ना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये भी बिजनेस को ग्रो करने में काफी हेल्प किया, राइट। एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट हमेशा ऐसी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बनाती है, ऐसी पॉलिसीज बनाती है जिसमें बिजनेस आसानी से ग्रो कर सके। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन, करेक्ट। आगे नेक्स्ट फिर बात करते बेटा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की। तो पहले मैंने जब आपको बोला कि देखिए ध्यान दीजिए, हमने इनिशियली बेटा क्या पढ़ा? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम। कौन कौन आता है इसमें? बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम में बेटा कौन कौन आता है? तो मैंने बोला सुनिए, बिजनेस फैसिलिटेशन सिस्टम में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिजनेस फैसिलिटेटर, ऑक्सिलरी टू ट्रेड एंड ये आते हैं। इसके बारे में हमने 4 पॉइंट पढ़े, फ्रेट फॉरवर्डर, बिजनेस एक्सलेटर, बिजनेस इंक्यूबेटर, देन आपका कौन था बताइए? आपका ये मर्चेंडाइजर, एंड देन वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट वाला, ये हो गया। देन हमने आपको पढ़ाया ऑक्सिलरी या एड्स टू ट्रेड, ये हमने बात कर ली। हमने देख लिया गवर्नमेंट कैसे बिजनेस फैसिलिटेट करता है, वो देख लिया। अब हमारा इस चैप्टर का जो मेजर फोकस है वो अब होगा इस वाले चीज पे, फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, जिसके बारे में इनिशियली मैंने आपको बताया था। अब हम क्या करेंगे? ये फंडिंग एंड नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है? यस। तो चलिए बात करते हैं जल्दी से नॉन फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस की, जैसे हम रेगुलेटरी
इंस्टीट्यूशंस भी बोलते हैं, रेगुलेटरी बॉडीज भी बोलते हैं। तो बोलते हैं जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हमने बनाया, हमने मतलब गवर्नमेंट ने क्यों बनाया, बैंक्स के ऊपर निगरानी रखने के लिए। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बनाया स्टॉक एक्सचेंजेस पे निगरानी रखने के लिए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को बनाया कि हमारे हर मार्केट में कंपटीशन मेंटेन रहना चाहिए, उसके लिए सीसीआई को बनाया, है ना। देन कुछ हमारे इंडस्ट्री स्पेसिफिक बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी है, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में निगरानी रखने के लिए हमने IRDA को बनाया। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में निगरानी रखने के लिए हमने ट्राई को बनाया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन हमको इसके बारे में इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, हमें ये 3 के बारे में एंड IRDA के बारे में ही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब बात आती है कि हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस क्यों बोलते हैं। क्योंकि बेटा ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, दे डू नॉट इन्वेस्ट इन द बिजनेसेस। कभी भी आपने ऐसा सुना है क्या कि RBI ने किसी कंपनी को लोन दिया, सेबी ने किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया, ऐसा कभी सुना है? नहीं। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कभी किसी बिजनेस में डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। तो सर फिर ये लोग करते क्या है? ये लोग जो है बिजनेस को फैसिलिटेट करने के लिए अपने अपने सेक्टर्स में ऐसी पॉलिसीज, ऐसे लॉज, ऐसे रेगुलेशन बनाते हैं जिससे उनका सेक्टर ग्रो कर सके। बोलते हैं वैसे तो इंडिया में और भी बहुत सारे नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि ये NIESBUD, चिल्टू बातें हैं, EDI, इस पर कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक है। देन है ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, ये सब भी क्या है? बोलते हैं वैसे तो और भी नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, लेकिन हमको इनके बारे में ही पढ़ना है, हम इसकी ही बातें करेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट बेटा जो MCQ आता है वो है ये वाला पॉइंट, ध्यान देंगे कि गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की ऐसी कौन सी स्कीम है जिससे बिजनेस फैसिलिटेट हुआ है इंडिया में। तो वो है बेटा मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इंडिया। तो याद रखेंगे, मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट ने बोला कि इंडिया में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वही आपको खरीदने चाहिए बाकी लोगों को। तो इससे इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं इनका बिजनेस काफी ग्रो हुआ था। स्टार्टअप इंडिया में क्या किया था गवर्नमेंट ने, जो हमारे एलिजिबल स्टार्टअप्स थे उनको इन्होंने पैसा दिया था, लोन पे दिया था पैसा, है ना, विदाउट एनी मॉर्गेज। कितनी जबरदस्त बात है बताइए। तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के थ्रू बिजनेसेस को फैसिलिटेट किया है गवर्नमेंट ने। ये MCQ आता है तो याद रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कि द नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन विच वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर आर RBI, SEBI, CCI एंड IRDA। हमारा नाबार्ड क्या है, वो फंडिंग इंस्टीट्यूशन है, उसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी हम पहले RBI की बात करेंगे भैया, जिसका फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ठीक है सर, आ जाओ। सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोडक्शन देखेंगे। सबसे पहले क्या है बताइए, RBI जो ये हमने एस्टैब्लिश किया था बेटा 1 अप्रैल 1935 में इसको एस्टैब्लिश किया था। तो सबसे पहले जब कोई गवर्नमेंट का हमें ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, ऐसा इंस्टीट्यूट बनाना है जो बाकी बैंक्स या बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे निगरानी रखे, जब भी ऐसा कुछ करना रहता है ना बेटा गवर्नमेंट को, तो सबसे पहले उन्हें लॉ बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले लॉ में बनाया RBI एक्ट 1934। इस RBI एक्ट के अंदर पहले बताया कि RBI का पर्पस क्या है, RBI क्या क्या काम करेगा, उसके फंक्शंस क्या है। तो पहले एक्ट बना, देन उसके हिसाब से हमने RBI को कॉन्स्टिट्यूट किया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, तो पहले जो है ना बेटा, ये पहले जो है ये अंग्रेजों ने बनाया था, मतलब अंग्रेजों ने ही इस बनाया था RBI को हमारे इंडिया में। लेकिन बाद में जब आजादी मिली उसके बाद गवर्नमेंट ने 1949 में इसको नेशनलाइज करके ये पूरा अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वैसे तो बहुत सारे ब्रांचेस है बेटा पूरे बताइए कंट्री में, लेकिन इसका सेंट्रल ऑफिस कहां पर है? मुंबई में। तो RBI का पहले सेंट्रल ऑफिस जो है, जो हेड ऑफिस है, वो कैलकाटा में हुआ करता था, लेकिन बाद में अभी करंटली RBI का सेंट्रल ऑफिस मुंबई में है। तो यही वाली चीज याद रखेंगे। अब बताइए, अगर मैंने RBI बना दिया, गवर्नमेंट ने RBI बना दिया, तो क्या RBI बना लेने से अपने आप सब काम होगा क्या? नहीं, अंदर हमें ऐसे लोग भी लगेंगे जो RBI के लॉस को फॉलो करके सारी पॉलिसीज वगैरह बनाएंगे। ये लोग कौन होते हैं? इनको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो आरबीआई वर्क कैसे करेगा? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है ये कौन अपॉइंट करता है? ये अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है सारे मेजर डिसीजंस आरबीआई के ये लोग मिलके लेते हैं, एंड ऑब्वियसली उनके दिन बाकी एम्प्लॉयज वगैरह भी होते हैं आरबीआई में, राइट, जो काम करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट बात बेटा यहाँ पे व्हाट इज द रोल ऑफ आरबीआई देखेंगे। तो सबसे पहले आरबीआई जो है इंडिया का एपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स मतलब क्या? नंबर 1, सबसे ऊपर का, सबसे मेजर मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन ये अकेला ही है। वैसे भी कोई और इंस्टीट्यूशन के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो करेंसी वगैरह इशू कर सके, सिर्फ आरबीआई के पास ही पावर है, क्या बताइए, करेंसी को इशू करने का। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड असिस्टिंग ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। जब भी हमारे इकोनॉमी में एकदम एक्सपांशन का समय आ जाता है या कॉन्ट्रैक्शन का समय आ जाता है एकदम से, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने का काम आरबीआई का होता है। वो कैसे करता है हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो आरबीआई जो है ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटा मेंटेन करता है थ्रू इट्स मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, इनके प्रोविजंस को कम ज्यादा करके इकोनॉमी के मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है। इसकी बातें आगे करेंगे। नेक्स्ट बोलता है आरबीआई ऑल्सो एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जब भी गवर्नमेंट कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पॉलिसी बनाता है तो आरबीआई उनको हेल्प करता है, एडवाइस देता है कि गवर्नमेंट देखो हमको ज्यादा पता है, हमारी बात सुनो, हमारी बात सुनोगे तो ज्यादा अच्छी पॉलिसी बनेगी। अच्छा, जब भी बेटा इंटरनेशनल लेवल पे जब मल्टीपल कंट्रीज आके मिलती है और कोई इकोनॉमिक या फाइनेंशियल समिट होता है तो उसमें जनरली आरबीआई का ही कोई व्यक्ति होता है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है उस इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम में। तो जनरली जो है आरबीआई का ही कोई पर्सन होता है विच रिप्रेजेंट्स द कंट्री इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स। आगे बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए आरबीआई एक फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड होता है। कैसे? बोलता है कि बहुत बार जो है बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक्स को, तो आरबीआई उनको पैसा लेंड कर सकता है ना। कमर्शियल बैंक्स को ग्रो करने के लिए आरबीआई ही ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिस पॉलिसीज को यूज करके बैंक्स वगैरह ग्रो होते हैं, एक सिस्टमैटिक वे में बैंकिंग सेक्टर डेवलप होता है इकोनॉमी में, है ना। जब हमारे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, जब हमारे इकोनॉमी में बेटा इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई का है। तो आरबीआई अगेन अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या करता है, इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल कर सकता है। इसकी बातें भी आगे करेंगे। बोलता है कि देखो आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि हमारे इकोनॉमी के जो प्रायोरिटी सेक्टर है ना, कौन से, एग्रीकल्चर, एक्सपोर्ट एंड स्मॉल सेल इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, इन सेक्टर्स में जो ऑर्गेनाइजेशंस है इनको सफिशिएंट पैसा मिलना चाहिए और लो रेट्स में मिलना चाहिए, ये इंश्योर करता है आरबीआई। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का मार्केट होता है ना, जिस मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी बेची जाती है उसे बोलते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं गिल्ट एज्ड मार्केट। तो गिल्ट एज्ड मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने का काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई करता है, वर्क करता है गिल्ट एज्ड मार्केट में, उनके बिहाफ पे वहां पे सिक्योरिटीज बाइंग एंड सेलिंग करता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगली बात फिर आते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ आरबीआई। बोलता है कि आरबीआई के फंक्शंस ना उसके प्रियम्बल में दिए हुए हैं। जैसे बेटा जब भी आप कोई बुक पढ़ते होंगे, कोई भी बुक पढ़ते होंगे तो उसमें नहीं, का पहले पेज में इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि ये बुक किस बारे में है, इस बुक में हम क्या चीजें कवर करेंगे। वैसे ही हम कोई भी एक्ट वगैरह जब बनाते हैं तो उसके प्रियम्बल में उसका इंट्रोडक्शन दिया रहता है कि ये एक्ट किस चीज के बारे में है, ऐसा समराइज्ड वे में उसमें लिखा रहता है। तो वैसे ही आरबीआई एक्ट में के भी प्रियम्बल में उसके फंक्शंस के बारे में लिखा हुआ चीजें, कौन से फंक्शंस है वही हम पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है बेटा कौन सा है, इशू ऑफ करेंसी, है ना। तो इशू ऑफ करेंसी, तो आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, है ना, ये एकमात्र अथॉरिटी है, अकेली अथॉरिटी है जो करेंसी इशू करती है इंडिया में। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट जो है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो हमारे इकोनॉमी में बैंक्स जो होता है ना, बैंक्स ये कितना पैसा लोगों को लेंड कर सकता है,
लोगों को लेंड कर सकता है कितना पैसा, इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। तो बैंक्स कितना पैसा लेंड करेगा लोगों को, इसको भी कंट्रोल कर सकता है आरबीआई। कैसे कंट्रोल कर सकता है? अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल से। तो ये क्या है अभी कुछ देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे। तो क्रेडिट को कंट्रोल करता है आरबीआई इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्या है? कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। बेटा इस पे एमसीक्यू आता है, इस पे भी एमसीक्यू आता है कि आरबीआई का फंक्शन क्या है कि वो इंडिया के अंदर जो बैंकिंग सेक्टर है उससे रिलेटेड स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता है, कंपाइल कर सकता है एंड पब्लिश कर सकता है। लेकिन मुझे बताइए, फॉरेन में जो बैंक्स होंगे, जो फॉरेन कंट्रीज में जो बैंक्स होंगे, क्या उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएगा क्या आरबीआई? कॉमन सेंस की बात है, उसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको एमसीक्यू आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको बोलेगा आरबीआई इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ कलेक्शन एंड कंपाइलेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे भैया, फॉरेन बैंक्स का, फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का आरबीआई थोड़ी ना कलेक्ट करेंगे डेटा, तो फिर वो इनकरेक्ट हो जाता है। याद रखेंगे पॉइंट, ठीक है। एमसीक्यू। नेक्स्ट, फिर अगला फंक्शन देखेंगे, फंक्शन नंबर 4, बैंकर टू द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जैसे कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, इनके सारे बैंकिंग बिजनेस, इनका सारा बैंकिंग बिजनेस कौन संभालता है? आरबीआई संभालता है। आरबीआई ही गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा एक्सेप्ट करता है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे पैसा पे करता है। कौन? आरबीआई ही करता है सब चीजें, है ना। तो पब्लिक डेट जो है, मतलब कि गवर्नमेंट जब सिक्योरिटी इशू करता है लोगों को, जैसे गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इशू किया, गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल इशू किया, बॉन्ड्स इशू किए लोगों को, मतलब लोगों ने पैसा दिया और गवर्नमेंट ने उसके बदले बॉन्ड दिए लोगों को। तो गवर्नमेंट जब ये पैसा ले रहा है, मतलब लोगों से लोन पे ले रहा है ना पैसा, इसे बोलते हैं पब्लिक डेट। तो आरबीआई ही इस पब्लिक डेट को मैनेज करता है एंड आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशू ऑफ न्यू लोन्स। देखो क्या लिखा है, आरबीआई एक्टिवली ऑपरेट्स इन द गिल्ट एज्ड मार्केट। मैंने बोला था ना, याद रखेंगे कि आरबीआई ही बेटा क्या करता है, वो गिल्ट एज्ड मार्केट में गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क करता है। गिल्ट एज्ड मार्केट मतलब क्या? ऐसा मार्केट जहां पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का बाइंग सेलिंग होता है, उसे गिल्ट एज्ड मार्केट बोलते हैं। तो वहां पे आरबीआई ही गवर्नमेंट के बिहाफ पे क्या करता है? काम करता है। आगे, जब बेटा बहुत बार इकोनॉमी में जब मनी सप्लाई बढ़ जाता है ना, जब मनी सप्लाई बहुत बढ़ जाता है, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा आ चुका है, इसके वजह से क्या होता है कि लोग ना चीजों का डिमांड दन दनादन बढ़ाना चालू कर देते हैं। और एक पॉइंट के बाद बेटा डिमांड जो है ना, वो सप्लाई से एक्सीड करना चालू कर देता है। तो हमने आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में पढ़ाया था कि जब डिमांड सप्लाई से एक्सीड करता है तो हमारे प्राइस पे बेटा अपवर्ड प्रेशर आता है एंड इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में, इन्फ्लेशन आ जाता है इकोनॉमी में। समझ में आ रही बात है? हाँ। तो इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाने के लिए, ये जो एक्सेस का पैसा आ चुका है इकोनॉमी में, ये जो एक्सेस मनी है इकोनॉमी में, इसको कम करने के लिए आरबीआई क्या करता है? आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ पे ट्रेजरी बिल्स सेल करता है। तो अगर आरबीआई ने ट्रेजरी बिल सेल किए तो पब्लिक को सेल करेगा, तो पब्लिक जो है ट्रेजरी बिल खरीदेंगी एंड उसके बदले पैसा देंगी आरबीआई को। तो इससे क्या होगा? पब्लिक के हाथ में जो एक्सेस पैसा था वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो इसके वजह से जो एक्सेस डिमांड आ रही थी इकोनॉमी में, वो धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगी एंड प्राइसेस जो है ये स्टेबलाइज होना चालू हो जाते हैं। तो आरबीआई ऑल्सो सेल्स ट्रेजरी बिल्स इन ऑर्डर टू वाइप अवे द एक्सेस लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। क्या जोरदार बात है, बताइए। अच्छा, बहुत बार जो है, हाँ बहुत बार जो बेटा क्या, गवर्नमेंट को ही पैसों की जरूरत पड़ती है। हाँ, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आरबीआई ही क्या करता है? आरबीआई ही बेटा गवर्नमेंट को पैसा लोन पे देता है। हाँ, तो इस जब आरबीआई बहुत बार पैसा लोन पे दे सकता है शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, किसको? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को। पर बोलता है देखो गवर्नमेंट, भले ही तुम हमारे मालिक हो, लेकिन हमको 90 दिन में पैसा वापस चाहिए वरना फटके लगेंगे, है ना। तो आरबीआई एडवांसेस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, विच आर जनरली रीपेबल विद इन 90 डेज।
है ना, आगे। एंड फाइनली आरबीआई जो है गवर्नमेंट को एडवाइसेस वगैरह भी देता है इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाने के लिए। आगे नेक्स्ट फिर है प्रमोशनल फंक्शंस। क्या आपने ऐसा टीवी में ऐड देखी है कि आरबीआई द्वारा जनहित में जारी, तो बीच में ऐसा केएल राहुल, उमेश यादव, उनकी ऐड आती थी, पूरे व्हाइट कपड़े पहने रहते सबने और पीछे लिप सिंक चलता रहता है। लिप सिंक मतलब क्या, वो उनकी ओरिजिनल आवाज नहीं रहती, वो बस लिप सिंक करते रहते हैं, आवाज पीछे से आती रहती है ना। तो जनरली क्या होता है बेटा, ये लोग जैसे एक्टर्स नहीं होते हैं ना, जो हमारे जैसे क्रिकेटर्स वगैरह ना, वो एक्टर नहीं होते हैं, तो उनका बोलने का ढंग में भी उतना ज़्यादा अच्छा ना हो, तो इसके लिए इसमें लिप सिंक यूज़ किया जाता है ना। तो कोई दिक्कत नहीं उसमें, उसमें क्या हुआ है ना। तो केएल राहुल, उमेश यादव की ऐड आती थी, उसमें बोलते थे कि देखो अगर आप बैंक्स, हाँ अगर आप जो है आपका डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उसका पिन आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब ये सारे चीजों से क्या होता है, लोगों को पता चलता है अच्छा डेबिट कार्ड जैसा भी कुछ होता है, अच्छा ऑनलाइन पेमेंट जैसा भी कुछ होता है, बैठे बैठे हम ये चीजें यूज कर सकते हैं, कितनी जबरदस्त बात है। तो फिर ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर में अपना, बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करते हैं, अपना पैसा सेव करते हैं बैंक्स के अंदर, राइट। तो बोलते हैं आरबीआई जो है बैंकिंग हैबिट्स को प्रमोट करता है, इट प्रमोट्स बैंकिंग हैबिट्स इन पीपल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट ओपन करें अपना। समझ में आ रहा है। इससे होगा क्या बेटा, याद करना, मैंने आपको ये चीज बेटा पढ़ाई थी, मैंने बेटा आपको ये चीज पढ़ाई थी कहाँ पे, ये चीज हमने आपको पढ़ाई थी बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में, याद करो। हमने आपको इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में बेटा पढ़ाया था कैपिटल फॉर्मेशन, कि कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके 3 स्टेप्स हमने देखे थे। इसके 3 स्टेप्स थे बेटा, सेविंग्स, देन था मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, याद आ रहा है कुछ ऐसा, एंड देन था बेटा कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या, कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेंगे कैपिटल गुड्स, मशीनरीज खरीदने के लिए, इसे कैपिटल फॉर्मेशन करना बोलते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन कब हो सकता है, जब हमारे कंट्री में लोग पैसा सेव करेंगे एंड इन पैसे को जब बैंक्स वगैरह में जाके डिपॉजिट करेंगे, तब जाके ही कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। तो ये जो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लोगों ने पैसा सेव करके अपने घर में कबर्ड में बंद रखा, तो हमारा जो है बताइए, तो हमारा जो है हमारा कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो कैपिटल फॉर्मेशन होने में हेल्प करता है। देखो क्या लिखा है कि आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग बैंकिंग हैबिट्स अमंग पीपल। इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, अपने पैसे को सेव करेंगे बैंक्स में, तो इससे मोबिलाइजिंग होगी सेविंग्स की, और जिससे कैपिटल फॉर्मेशन भी इकोनॉमी में ज्यादा होगा। क्या जबरदस्त बात है, सोचो, है ना। हाँ आगे देखेंगे, इट हैज ऑल्सो टेकन अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द बैंकिंग सिस्टम टेरिटोरियली एंड फंक्शनली। मतलब क्या, कि पहले के जमाने में बेटा बहुत जो छोटे छोटे गांव रहते थे ना, विलेजेस, वहां पे उतने बैंक्स नहीं हुआ करते थे। तो आरबीआई ये भी इंश्योर करता है कि इंडिया के हर छोटे छोटे गांव में भी बैंक्स होने चाहिए, है ना। तो ये बैंकिंग सिस्टम को एक्सटेंड करता है टेरिटोरियली, ये भी इसका काम है, ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, राइट। साथ ही साथ जो है आरबीआई ने ये क्या लिया था बताया, संकल्प लिया था कि भैया देखो हम एग्रीकल्चर सेक्टर, एक्सपोर्ट सेक्टर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए, ये जो हमारे सेक्टर है ये हमारे इकोनॉमी के प्रायोरिटी सेक्टर है, इन लोगों को पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को, एक्सपोर्ट सेक्टर को, सुनना बात ध्यान से, एग्रीकल्चर सेक्टर को, एक्सपोर्ट सेक्टर को एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज को, जो घर घुती वगैरह काम वगैरह करते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, इनको सफिशिएंट पैसा, सफिशिएंट क्रेडिट मिलना चाहिए। तो पहले आरबीआई इस चीज को इंश्योर करता था, फिर आरबीआई ने बोला यार मेरे पास बहुत ज्यादा काम है यार, ये सब चीजें मैं अकेला नहीं कर सकता हूं, तो आरबीआई ने इन सब के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बना दिए। आरबीआई ने बोला भैया देखो नाबार्ड, अब तुम ये काम करना, अब तुम देखते बैठो, तुम ये देखते बैठो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में सफिशिएंट फंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर वालों को मिलने चाहिए। एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए इन्होंने बनाया एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सिम बैंक।
इसको बोला कि यार देखो मैं नहीं देख सकता बार बार, अब एग्जिम बैंक तुम ये देखते बैठो कि एक्सपोर्ट्स जो जो ऑर्गेनाइजेशंस एक्सपोर्ट करते हैं उनको सफिशिएंट पैसा मिलना चाहिए। स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बेटा बनाया गया सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। बोलते तुम देखते बैठो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज को सफिशिएंट पैसा मिलना चाहिए। समझ मारी बातें? यस, वेरी गुड। आगे नेक्स्ट बोलते एंड, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सुनो ना प्लीज, मेरी बात सुनो ना, मजा आएगा आपको, मेरी बात सुनोगे तो बहुत मजा आएगा आपको, सुनो ना, ठीक है। तो बोलते हैं कि नाउ दीज फंक्शंस हैव बीन हैंडल्ड ओवर टू नाबार्ड, एग्जिम बैंक एंड सिडबी। आगे रिजर्व बैंक इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल क्रेडिट एंड मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाने का काम भी किसका है? आरबीआई का, आप सबको पता है। नेक्स्ट आता है बेटा बैंकर्स बैंक। हाँ, ये सवाल तो इंस्टीट्यूट ने बेटा 1000 बार पूछा है, 1000 बार पूछा है ना, बार बार 1000 बार, बार बार 1000 बार यही सवाल पूछते हैं। बोलते हैं कि आरबीआई को हमने पावर दिया है ना, आरबीआई को हमने पावर दिया है, किस चीज का पावर दिया हमने? बोलते हैं आरबीआई जो है ये बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल एंड उस पर निगरानी रख सकता है। तो आरबीआई को ये पावर कौन से एक्ट, कौन से लॉ के अंतर्गत दिया गया है? तो बोलते हैं आरबीआई को जो पावर है, आरबीआई एक्ट 1934 एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत दिया गया है। तो एमसीक्यू आता है, यही सेम एमसीक्यू आता है, 1000 बार आया हुआ है बेटा, ये ध्यान देंगे कि हाँ प्लीज ध्यान दो ना, सुनो ना बातें, कि the RBI has been vested with the extensive power to control supervise commercial banking system under option A RBI Act 1934, ऑप्शन बी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, या ऑप्शन सी आपको बोल देंगे बोथ ए एंड बी। तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? बोथ ए एंड बी। क्या चिल्टू बात है कि नहीं? अच्छा, बहुत बार क्या करता है इंस्टीट्यूट, आपको ऑप्शन में ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देंगा च नहीं, बोलेगा ऑप्शन ए आरबीआई एक्ट 1934, फिर लिखेगा 1935, 1936, 1938। तो कौन से एक्ट में दिया बताओ? तो बोलते हैं ऐसा कोई आरबीआई एक्ट है ही नहीं, 1935 वाला ये सब है ही नहीं। तो ये है आंसर फिर उसका, समझा? ये 1000 बार आता है बेटा ऐसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है सर। अब तो आपको वैसे भी याद ही हो गया होगा, ठीक है सर। आगे नेक्स्ट, हाँ फिर आता है, प्लीज ध्यान दीजिए, बोलते हैं हर एक शेड्यूल्ड बैंक को क्या करना पड़ता है? CRR, एक मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन करना पड़ता है अगेंस्ट इस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। बेटा CRR का प्रोविजन क्यों बनाता है गवर्नमेंट आरबीआई? ताकि जो है वो क्रेडिट पोजीशन को कंट्रोल कर सके इकोनॉमी में। ये कैसे होता है ये मैं अभी कुछ समय में बताने वाला हूं। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ समय में सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लो। देखो हर एक चीज आने वाली बेटा कुछ समय में, बस कुछ समय रुकिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि ये आएगा कुछ समय में, तो कुछ समय आने वाला है अभी, ठीक है। हाँ, SLR CRR आएगा कुछ समय बाद आएगा, टेंशन मत लो तुम। चलो आगे, बोलेंगे सर कुछ समय में करके निपटा डालेंगे, नहीं बताऊंगा। आगे नेक्स्ट बोलता है आरबीआई फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है बैंक्स को, ठीक है। फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है बैंक्स को इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ एलिजिबल बिल्स। तो बिल्स वगैरह को डिस्काउंट करके कमर्शियल बैंक्स लोन ले सकता है बैंक से, या बैंक्स जो है अपनी सिक्योरिटीज को गिरवी रख के आरबीआई से लोन ले सकता है, ऐसा। एंड आरबीआई इंस्पेक्शन भी कंडक्ट करता है बेटा बैंक्स का, एंड उनके रिटर्न्स को, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट को भी कॉल कर सकता है अगर जरूरत पड़ी तो। एंड फाइनली कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी एमसीक्यू में आता है बेटा कि हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कस्टोडियन कौन होता है? कस्टोडियन मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो देखभाल करता है चीजों का, उसे कस्टोडियन बोलते हैं। तो हमारे कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का देखभाल कौन करता है? आरबीआई करता है। तो आरबीआई इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन इंडिया, समझा क्या? ये इंश्योर करता है आरबीआई कि हमारे कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है ये बहुत ज्यादा एकदम से कम ज्यादा ना हो, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन इसमें ना आए, ये स्टेबल रहे, ये इंश्योर करता है आरबीआई। अच्छा, बहुत बार अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम पड़ते हैं तो आरबीआई ही हमारे बिहाफ पे, इंडिया के बिहाफ पे IMF के पास जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनके पास जाके पैसा बोरो भी करता है। सोचिए कितना जबरदस्त है आरबीआई, है ना। तो हमारे लिए कितनी सारी चीजें कर रहा है। आगे
फिर हमने पढ़ा था बेटा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, है ना, हमने पढ़ा था, मतलब इसका एक हाथ लाइन बस देखा था अपने बीसी के चैप्टर 4 में। तो पहले हुआ करता था फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन एक्ट, देन 1999 में ये लेके आगे उस रिस्ट्रिक्शन एक्ट को बंद कर दिया एंड बना दिया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो जितने भी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे कंट्री में, उन ट्रांजैक्शंस को हमें इस फेमा के हिसाब से क्या करना चाहिए, फेमा के हिसाब से करना चाहिए। तो फेमा में जो मेन बॉडी है जो फेमा के रूल्स को एनफोर्स करती है हमारे कंट्री में, वो आरबीआई ही होता है, ठीक है। तो आरबीआई एडमिनिस्ट्रेट्स एक्सचेंज कंट्रोल ऑफ द कंट्री एंड एनफोर्सेस द प्रोविजन ऑफ फेमा, ठीक है, याद रखेंगे। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्या है यहाँ पे, देखिए आरबीआई रोल, हाँ क्या है आरबीआई रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। हम कब से बोल रहे हैं ना कि आरबीआई ये एक टाइप का बिजनेस फैसिलिटेटर है। तो कैसे बिजनेस फैसिलिटेट करता है आरबीआई, देखेंगे, हाँ देखेंगे बेटा प्लीज। नहीं लक्ष्य नहीं, आरबीआई एक्ट हम हमारे इसमें नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, हम आरबीआई एक्ट नहीं पढ़ते हैं हमारे सीए कोर्स में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोलता है आरबीआई कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, बोलते हैं करेंसी पॉलिसी के थ्रू। आरबीआई ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर मोनेटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, है ना, कि कौन, जैसे डीमोनेटाइजेशन जब हुआ कि 500,000 के नोट अब वैलिड नहीं है, तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट किया, पर ये होता किसके थ्रू है, आरबीआई के थ्रू ये चीज होती है। तो गवर्नमेंट ने तो बोला कि हम डीमोनेटाइजेशन करेंगे, लेकिन ये होता किसके थ्रू है, आरबीआई के थ्रू होता है ना। तो कंट्री में सफिशिएंट एडिक्वेट मनी सप्लाई है या नहीं, इसका मतलब एडिक्वेट मनी सप्लाई को इंश्योर करता है कौन, आरबीआई, कि एडिक्वेट मनी सप्लाई हमेशा होना चाहिए इकोनॉमी में। एडिक्वेट हमारा फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कंट्री में होने चाहिए, तब जाके ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे आसानी से, है ना। तो ये सारे काम आरबीआई करता है, राइट। आगे नेक्स्ट फिर बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, आरबीआई। बोलते हैं आरबीआई जो है वो खुद कभी पैसा नहीं देता कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन ये ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे फंड अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सके। फिर से आरबीआई खुद कभी पैसा नहीं देता कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, लेकिन आरबीआई ऐसी पॉलिसीज बनाता है जिससे बैंक जो पैसा लोन पे देता है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, वो अफेक्ट हो सकता है। तो बोलते हैं अगर आरबीआई ने कभी भी एसएलआर या सीआरआर या बैंक रेट के प्रोविजंस को कभी कम किया, अगर इसको रिड्यूस किया, तो कमर्शियल बैंक्स के पास ज्यादा पैसा बचता है लोन पे बांटने के लिए। तो एसएलआर सीआरआर बैंक रेट को कम करने से जो कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा लोन बांट सकते हैं इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगा, ऐसा। आगे फिर इसमें पॉइंट आता है बेटा बेसिस पॉइंट वाला। बोलते हैं हम जनरली जो है ये जो हमारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं उन्हें बेसिस पॉइंट्स पे हम बोलते हैं। मतलब क्या, समझो अगर हमारा रेपो रेट है, एग्जांपल ले रहा हूं, दिल पे नहीं लेना है, अगर रेपो रेट है 7% एग्जांपल, तो आरबीआई अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहता है तो आरबीआई बोलेगा कि आरबीआई विल इंक्रीज द रेपो रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। तो 50 बेसिस पॉइंट से हमने रेपो रेट को बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है बेटा 1%। 100 बेसिस पॉइंट्स का मतलब होता है 1%। तो अगर 50 बेसिस पॉइंट से हमने कोई रेट बढ़ाया है, मतलब 0.50% से हमने रेट बढ़ाया हुआ है। क्या बात समझ में आ रही है? अगर 75 बेसिस पॉइंट बोला मतलब क्या, ये होता है 0.75%। मतलब क्या करना पड़ता है, जो बेसिस पॉइंट्स है इसको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। मैंने बोला 80 बेसिस पॉइंट्स, तो 80/100 करो तो आता है 0.80%। समझा क्या, ऐसा। तो हम बेसिस पॉइंट्स में इसको यूज करते हैं, राइट। आगे यस गाइस, चलो ध्यान देंगे आगे, ठीक है सर, वेरी वेरी गुड। अच्छा, तो क्रेडिट पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है, आरबीआई। तो आरबीआई अपनी क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर आरबीआई ने ऐसी पॉलिसी बनाई जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा पैसा मिला, तो ऑर्गेनाइजेशन को ही फायदा होगा ना। तो इस वे में भी आरबीआई फैसिलिटेट करता है बिजनेस को। नेक्स्ट फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। बोलते हैं कि फाइनेंस जैसे हमारी बॉडी को चलने के लिए उसमें बॉडी में खून होना चाहिए, वैसे ही कोई भी बिजनेस को चलने के लिए क्या लगता है बताइए, पैसा लगता है। बोलते हैं फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। तो पैसों की जरूरत हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को होती है,
एंड ये पैसा कहाँ से आएगा? हमारे इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम से आएगा। तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम सही तरीके से वर्क करे, ये सही तरीके से डेवलप हो, ये कौन इंश्योर करता है? आरबीआई। बोलते हैं आरबीआई इज द हार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। यही सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड, जिनके वजह से ही बेटा क्या होता है, हमारा जो है फाइनेंशियल सिस्टम डेवलप हो सकता है एंड ऑर्गेनाइजेशंस को आसानी से पैसा मिल सकता है। नेक्स्ट, फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। बोलते हैं कि जैसे आप पेपर बेस्ड मैकेनिज्म जैसे करेंसी, चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या डिजिटल पेमेंट्स को देखते हैं, जैसे कार्ड स्वाइपिंग, इंटरनेट बैंकिंग या आजकल आप भीम यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करते हैं। तो ये सारे पेमेंट्स कैसे हो पाते हैं? आरबीआई ने जब ये रूल्स बनाए हैं इनके लिए, तब जाके ये चीजें आप यूज कर पा रहे हैं। अगर आरबीआई ने बोला कि हम क्रिप्टो करेंसी को नहीं मानते, हम क्रिप्टो करेंसी को लीगल नहीं मानते, तो कोई भी उसे लीगल नहीं मानता। जब तक आरबीआई किसी चीज को लीगल नहीं मानता, मतलब करेंसी के केस में, तब तक उसे कोई और लीगल नहीं मानता है। ये समझ में आ रही बात है? तो आरबीआई ही सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है पेमेंट मैकेनिज्म के लिए भी, राइट? और ये इन रूल्स के वजह से ही जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो इन चीजों को यूज कर पाते हैं। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट फिर आते हैं बेटा मेजर्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। ये पॉइंट बेटा कनेक्टेड है किससे? ये जो पॉइंट है हमारा, ये कनेक्टेड है कौन से? दूसरे पॉइंट से। तो ये पॉइंट बेटा कनेक्टेड है हमारे इस पॉइंट से। मैंने आपको बोला था ना कि आरबीआई इज अ कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल कैसे करता है इकोनॉमी में? अपने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल से। मैंने बोला था ये मैं कुछ समय बाद बताऊंगा, वो कुछ समय बेटा अब आ चुका है, ठीक है? वो कुछ समय अब आ चुका है। लीजिए बात करेंगे जल्दी से, आइए। हाँ बेटा, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी क्या होता है? बोलते हैं दीज अफेक्ट, ये ऐसी क्रेडिट पॉलिसीज होती हैं जो सारे सेक्टर की फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो ऐसी पॉलिसीज जो हमारे सारे सेक्टर्स की फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करे, इन्हें बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। बात समझ में आ रही है? आगे नेक्स्ट। हाँ, देन आते हैं बेटा, जैसे कि अगर आरबीआई ने एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट के प्रोविजंस अगर चेंज किए, इससे क्या होता है कि बैंक्स का ओवरऑल लेवल पे फंड अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है, जिससे हमारे हर एक सेक्टर के फंड अवेलेबिलिटी अफेक्ट हो सकती है ना? अच्छा, अब ये एसएलआर, सीआरआर क्या होता है, ये एक बार आपको क्विकली मैं समझा रहा हूँ, प्लीज बात को समझेंगे। देखिए प्लीज बात को समझेंगे बेटा, मैं क्विकली आपको चीज बता रहा हूँ। देखिए प्लीज सुनेंगे बेटा ध्यान से। ये क्या है? ये है, समझ लीजिए, एक कमर्शियल बैंक। समझो बोल रहा हूँ, ये है एचडीएफसी बैंक, ठीक है? अब एचडीएफसी बैंक क्या करता है? ये लोगों से पैसा लेता है बेटा डिपॉजिट पे, करेक्ट? लोगों से पैसा लेता है डिपॉजिट पे। कुछ लोग हो सकते हैं जो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स ओपन करें। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब क्या? जैसे कि बेटा करंट अकाउंट ना, सेविंग अकाउंट, इसे बोलते हैं कासा डिपॉजिट्स। कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, डिपॉजिट्स, है ना? मतलब हमने जब कोई व्यक्ति पैसा डिपॉजिट करता है करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट में, वो जब चाहे तब ऑन डिमांड कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकता है बैंक से, करेक्ट? और कुछ होते हैं बेटा जिन्हें बोलते हैं टाइम डिपॉजिट, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही विड्रॉ हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल होता है बेटा आपका एफडी, आरडी एक्सेट्रा। तो फिक्स डिपॉजिट वगैरह टाइम डिपॉजिट होते हैं, है ना? तो जो हमारे बैंक्स के जो टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज होती है ना, इसका कुछ परसेंटेज बैंक को बेटा एज एसएलआर एंड सीआरआर मेंटेन करना पड़ता है। अब सबसे पहली बात सर, इन्हें हमने लायबिलिटी क्यों बोला? समझो, अगर मैंने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए डिपॉजिट किए बैंक में, करेक्ट? तो मेरे लिए वो 100 रुपए मेरा एसेट है, लेकिन बैंक के लिए वो 100 रुपए क्या है? लायबिलिटी है ना? इसलिए हम बोलते हैं इसे डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी ऑफ द बैंक। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल बेटा समझिए कि हमारे डिमांड डिपॉजिट है 150 और यह है 50, तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे हमारे? 200 रुपए के। तो टोटल डिपॉजिट्स कितने हो जाएंगे हमारे? 200 रुपए के डिपॉजिट्स हो जाएंगे।
अब इन डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज बैंक वालों को खुद के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ एसएलआर। समझा? तो एसएलआर का रेट फॉर एग्जाम्पल है बेटा 20%। तो आरबीआई ने बोला कि देखो यार, समझो बैंक वाले, अगर तुमने ये पूरा 200 रुपए सामने लोन पे बांट दिया, समझो अगर तुमने ये पूरा 200 रुपए सामने लोन पे अगर बांट दिया, किसको बांट दिया? बाकी लोगों को अगर बांट दिया, इससे क्या होगा कि कल जाके अगर कोई व्यक्ति अपना अपना पैसा विड्रॉ करना चाहता है तो तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए ना उसको देने के लिए। अरे बेटा, जो जो पैसा आप डिपॉजिट पे लेता है बैंक वाला, यही पैसा वो लोन पे देता है। अगर सारा ही पैसा लोन पे दे दिया तो कल जाके अगर कोई व्यक्ति विड्रॉ करने आएगा पैसा तो कहां से देंगे? तो इसलिए बोलता है कि आपके पास, बैंक्स वालों, आपके पास कुछ सफिशिएंट लिक्विडिटी मेंटेन होनी चाहिए, जिसके लिए एसएलआर का क्या होता है? प्रोविजन होता है। तो आरबीआई बोलता है कि आप 20% का एसएलआर रखिए। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं बेटा, ये रेट्स चेंज होते रहते हैं, एग्जाम्पल के लिए 20% ले रहा हूं, ठीक है? तो समझो 40 रुपए बैंक को अपने पास, खुद के पास बैंक को रखने हैं, हमेशा खुद के पास होने चाहिए आपके क्या, ये 40 रुपए, ताकि कल जाके कोई भी व्यक्ति जब पैसा विड्रॉ करना है तो उनको हम पैसा वापस दे सके। एंड सीआरआर क्या होता है? अराउंड 4% के आसपास बेटा सीआरआर होता है, कि 200 का 4% होता है बेटा 8 रुपए। आरबीआई बोलेगा कि बेटा देखो, बेटा मतलब क्या बैंक वाले देखो, 4% आपके नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का 4% जो है वो आपको हमारे पास रखना है। मतलब सीआरआर जो है बैंक्स वालों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, और एसएलआर वाला जो पैसा होता है वो बैंक्स वाले खुद के पास रखते हैं, है ना? ये आरबीआई को नहीं देना पड़ता, लेकिन ये सीआरआर वाला पैसा आरबीआई के पास रखना पड़ता है, राइट? सीआरआर वाला क्यों अब मेंटेन करने को बोलता है आरबीआई? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री। तो कंट्रोल द क्रेडिट पोजीशन ऑफ द कंट्री, करेक्ट? बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ ठीक है, आगे। तो इससे क्या होता है कि 48 रुपीज तो टोटल रिजर्व ही हो गए। मतलब जो पैसा बैंक को मेंटेन करके रखना पड़ेगा अराउंड 48 रुपीज, 40 रुपए खुद के पास, 8 रुपए आरबीआई के पास। अब रिमेनिंग कितना पैसा बचा? टोटल 200 रुपए आए थे, जिसमें से 48 तो रिजर्व में रह गए, तो बचे कितने? 152 रुपीज। अब ये जो रिमेनिंग 152 रुपीज है, इसका बैंक वाला लोन बांट सकता है। ये बात समझ में आ रही है? फिर बैंक क्या करता है, जैसे यहाँ पे एचडीएफसी बैंक क्या करेगा कि जिन लोगों को इसने लोन दिया है ना, उनसे ये इंटरेस्ट वसूलेगा, उनसे ये इंटरेस्ट वसूलेगा, है ना? तो समझो ये इनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, समझ लो 8%, राइट? एंड जिन लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, ये लोग बोलेंगे अरे बैंक हमको भी तो इंटरेस्ट दो, तो इनको इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर बैंक खुद चार्ज कर रहा है 8%, तो क्या वो डिपॉजिट्स पे भी 8% का ही इंटरेस्ट देगा क्या? नहीं, उससे कम देता है, तब जाके ही तो बैंक वाले का कुछ प्रॉफिट होगा ना बेटा। तो इसको समझ लो देगा 3%। इससे क्या होगा, जो हमारा 5% बैंक वाले को एक्स्ट्रा में मिला, वही बैंक की मेजर इनकम होती है। ये समझा बात क्या बोल रहा हूं? वही बैंक की मेजर इनकम होती है। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? यस, ये लॉजिक समझ में आ रहा है। अब यहां पे देखो बेटा क्या होता है, अब सुनिए बात ध्यान से। अब यहां पे बेटा अगर आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो, अगर इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो, अगर आरबीआई चाहता है कि बहुत ज्यादा हो चुका है मनी सप्लाई को कम करो, ज्यादा मनी सप्लाई होने के वजह से इन्फ्लेशन आ चुका है इकोनॉमी में, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या कर सकता है, बोलेगा चलो एसएलआर और सीआरआर को का रेट वो बढ़ा देगा। बैंक को बोलेगा अब से तुम एसएलआर 22% रखो और सीआरआर रखो तुम समझ लो 6%। एग्जाम्पल दे रहा हूं, दिल पे ले लेना है ना? तो बैंक बोलेगा 22% कर दो एसएलआर, आरबीआई बोलेगा, एंड इसको कर दो 6%। इससे क्या होगा, इससे अब हमें ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा खुद के पास, 44 रुपीज एसएलआर में, एंड जो है 12 रुपए हमने रखने पड़ेंगे आरबीआई के पास। मतलब अब हमारे टोटल रिजर्व हो जाएंगे बेटा 56,
मतलब अब बैंक वाले के पास कम पैसा बचेगा लोन पे बांटने के लिए। अब बैंक वाले के पास पैसा बचेगा सिर्फ ₹144। समझ पा रहा है? तो अगर बैंक वालों के पास पैसा ही कम अवेलेबल है लोन पे बांटने के लिए, तो अपने आप धीरे धीरे पूरे इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा धीरे धीरे कम होता है, क्योंकि बैंक वाले जो हैं अगर कम, बैंक वालों के पास पैसा ही कम है लोन पे बांटने के लिए, तो धीरे धीरे कुछ समय बाद लोगों के पास पैसा, मनी सप्लाई अपने आप कम कम होना चालू होता है। तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एसएलआर सीआरआर का जो प्रोविजन है इसे एकदम से बढ़ा सकता है, जिससे बैंक के पास लोनेबल फंड्स, इसे क्या बोलते हैं, लोनेबल फंड्स या लेंडेबल फंड्स, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लोनेबल या लेंडेबल फंड्स ऑफ द बैंक। मतलब जितना पैसा बैंक के पास अवेलेबल होता है लोन पे देने के लिए, ये अफेक्ट होता है, जिससे जो हमारा जनरल पब्लिक है उनके पास पैसा कम ज्यादा हो सकता है। करेक्ट? ये लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो जब आरबीआई एसएलआर सीआरआर के प्रोविजन को बदलता है तो ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है क्रेडिट पॉलिसी का। क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बताइए? क्योंकि बेटा इससे जो है सारे सेक्टर्स की फंड अवेलेबिलिटी अफेक्ट होती है। लेकिन दूसरा होता है बेटा यहाँ पे, दूसरा क्या है जल्दी देखेंगे, क्वालिटेटिव मेजर, इसे बोलते हैं हम सिलेक्टिव मेजर्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्वालिटेटिव मेजर्स क्या होते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्टर के फंड अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करके एक प्रोविजन है बेटा आरबीआई का। आरबीआई बोलता है हर बैंक को कि आप जितने भी टोटल लोन बांटते हैं ना लोगों को, उसमें से कुछ परसेंटेज आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को देना चाहिए लोन। तो समझ लो आरबीआई ने बोला कि बैंक्स तुम जितने भी टोटल लोन बांटते हो ना, ये पूरे टोटल लोन्स का 10% तुम्हें एमएसएमईज को देना ही पड़ेगा। मतलब अगर किसी बैंक ने 100 करोड़ का लोन बांटा है तो 10 करोड़ के लोन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देना ही देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि एमएसएमई, सिर्फ एमएसएमई के फंड अवेलेबिलिटी इससे अफेक्ट होगी। तो इसको हम बोलेंगे सिलेक्टिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। क्या है? क्वालिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात आती है बेटा एसएलआर सीआरआर की। एसएलआर क्या होता है? इट इज अ रेशियो ऑफ द लिक्विड एसेट्स ऑफ द बैंक्स टू देयर डिपॉजिट लायबिलिटीज, है ना। तो हमें एक बैंक को उसके नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज खुद के पास रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, राइट। एमसीक्यू आता है कि डैश इज द इंडिकेटर ऑफ बैंक्स लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी। क्या बोलोगे? एसएलआर, कि बैंक के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी सॉल्वेंसी मेंटेन है या नहीं, ये एसएलआर दर्शाता है। एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट है बेटा सीआरआर। क्या है? यहां पे क्या है, हमारे नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का कुछ परसेंटेज हमें जो है डेली बेसिस पे मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास। तो हम ऐसे सीआरआर को मेंटेन करते हैं विद आरबीआई। बेटा ये कोई पेमेंट नहीं है, समझिए बात को। मतलब आरबीआई के पास बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, ये कोई खर्चा नहीं कर रहा है बैंक वाला, हमारा पैसा एज अ रिजर्व बैंक के पास पड़ा है, समझा। ये आरबीआई ने लूट नहीं लिया हमसे पैसा, बैंक वालों से पैसा लूटा नहीं है, बैंक का ही पैसा है जो पड़ा है आरबीआई के पास, समझा। एसएलआर क्या है? बैंक का ही पैसा है जो खुद के पास उनको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, राइट। सो एसएलआर इज मेंटेन विद द बैंक इटसेल्फ। नेक्स्ट अगली बात आती है बेटा बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। प्लीज ध्यान देंगे यहाँ पे, ध्यान से प्लीज ध्यान देंगे जल्दी से। यस, हाँ आगे। नेक्स्ट सबसे पहले बात आती है बेटा इसमें, सबसे पहले बात आती है बेटा बैंक रेट क्या होता है। बैंक रेट या डिस्काउंट रेट। जनरली जब बैंक्स को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से लोन पे ले सकता है पैसा। कैसे ले सकता है पैसा लोन पे? तो बैंक्स जो है बेटा अपने सिक्योरिटीज को गिरवी रख के या बिल्स को डिस्काउंट करवा के, जैसे आप नहीं करते क्या बिल डिस्काउंटिंग, जैसे नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंटिंग करता है और बैंक से तुरंत उनको कुछ पैसा मिल जाता है डिस्काउंट काट के। याद है कि नहीं? हम जैसे अगर 1 लाख रुपए का बिल्स डिस्काउंट करवाते बैंक के पास तो बैंक तुरंत आपको 95,000 तब के तब दे दिया। मतलब कि 5,000 रुपए बैंक ने काट लिए डिस्काउंट के और रिमेनिंग पैसा आपको दे दिया। ये आप पढ़ते ना अपने अकाउंट्स में,
हाँ, वैसे ही अगर बैंक को कभी पैसों की जरूरत पड़ी तो ये आरबीआई के पास जाके ये हरकतें कर सकता है, डिस्काउंटिंग की, ठीक है। तो बैंक रेट या डिस्काउंट रेट क्या होता है, जब बैंक्स को बेटा लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए लोन चाहिए रहता है तो उस पे जो आरबीआई, जब बैंक को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए रहता है आरबीआई से, तो उस लॉन्ग टर्म लोन पे जो आरबीआई रेट चार्ज करता है उसे बैंक रेट बोलते हैं। समझा क्या बोल रहा हूं? यस, एंड बेटा बैंक रेट बोलते हैं। नेक्स्ट अगली बात जो है, हम मतलब ये बैंक वाले या तो सिक्योरिटीज गिरवी रख के या तो बिल्स डिस्काउंट करके भी ये लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, इसलिए ये बैंक रेट को हम कभी कभी डिस्काउंट रेट भी बोल सकते हैं, राइट। तो बैंक रेट डिस्काउंट रेट सेम चीज है। अब नेक्स्ट अगला आता है बेटा रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है, इसे बोलते हैं रीपर्चेज रेट। रेपो रेट मतलब क्या, रीपर्चेज रेट। इसमें क्या होता है कि बैंक्स वाले अगर बैंक्स को शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए, अगर बेटा बैंक्स को शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए कभी पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक्स जो है शॉर्ट टर्म पर्पसेस के लिए सिक्योरिटीज गिरवी रख सकता है आरबीआई के पास, एंड उसके बदले पैसा आरबीआई देगा बैंक को। तो आरबीआई उस शॉर्ट टर्म लोन्स पे बेटा चार्ज करता है रेपो रेट, जिसे बोलते हैं रीपर्चेज रेट। तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, अप टू 2 वीक्स के लिए। तो रेपो रेट एंड बैंक रेट में क्या फर्क है, टाइम होराइजन का फर्क है, टाइम पीरियड का फर्क है। बैंक रेट आरबीआई तब चार्ज करता है जब वो लॉन्ग टर्म लोन देता है बैंक को, रेपो रेट आरबीआई तब चार्ज करता है जब वो शॉर्ट टर्म लोन देता है बैंक को, बस। तो रेपो रेट इज फॉर शॉर्ट टर्म, बैंक रेट इज जनरली फॉर लॉन्ग टर्म। एंड फाइनली आता है बेटा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब हमारे कमर्शियल बैंक के पास एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है तो बैंक क्या कर सकता है, अपने इस एक्सेस पैसे को जाके आरबीआई में डिपॉजिट कर सकता है। आरबीआई को बोलेगा यार ये ज्यादा का पैसा पड़ा था और रखो ना थोड़े दिन के लिए, तो बैंक वाला फिर बोलेगा कमर्शियल बैंक कि यार आरबीआई देखो तुमको पैसा दिया ना कुछ दिन के लिए, इस पे इंटरेस्ट दो। तो आरबीआई को इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक्स को रिवर्स रेपो रेट के केस में। तो व्हेन बैंक्स डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड्स विद द आरबीआई, उस पे जो आरबीआई इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। समझ में आ गया बात? अच्छा, अब बात सुनेंगे ध्यान से, सुनेंगे बात ध्यान से, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस एग्जाम्पल को चेंज कर रहे हैं, प्लीज सुनिए, प्लीज जल्दी से, कुछ चीजें आपको डिस्कस करनी है। अब देखो क्या होता है बेटा, सुनना बात ध्यान से। जैसे मैंने बोला ये बैंक है, बैंक मतलब क्या, एचडीएफसी बैंक का एग्जाम्पल ले लो वापस है, कमर्शियल बैंक, नॉर्मल बैंक, ठीक है। अब बैंक या तो बेटा डिपॉजिट से पैसा ले सकता है या बहुत बार बेटा बैंक आरबीआई से भी पैसा लोन पे ले सकता है, और उस लोन पे जो आरबीआई इंटरेस्ट चार्ज करता है ना, समझो अगर बैंक वाले ने समझ लो 100 रुपए लोन पे लिए आरबीआई से, तो उस पे बैंक वाले को जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो होता है बैंक रेट या रेपो रेट। समझ में आ रहा है, बैंक रेट या रेपो रेट। बैंक रेट कब यूज होता है, जब लॉन्ग टर्म होता है लोन, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। करेक्ट, करेक्ट। समझो बेटा ये है एग्जाम्पल के तौर पे, ये है समझ लीजिए 6%। अब ये 100 रुपए जब बैंक वाला यूज कर रहा है उस पे 6% का इंटरेस्ट आरबीआई को देना पड़ रहा है। अब बैंक वाला क्या करता है, जब ये पैसों को जाके लोन पे बांटता है तो क्या ऑब्वियस सी बात है क्या कि ये इन लोगों से भी इंटरेस्ट वसूलेगा। तो हमेशा बैंक वाला क्या करता है कि इस रेपो रेट के हिसाब से अपना इंटरेस्ट सेट करता है। अरे बैंक को 100 रुपए 6% पे मिले हैं, तो ये जब 100 रुपए को लोन पे बांटेगा तो ये लोन पे बांटेगा बेटा समझ लीजिए 9% पे, क्योंकि इसको तो ज्यादा कमाना है ना। तो अब समझिए क्या होता है, अगर आरबीआई ने बेटा कभी भी, अगर आरबीआई ने कभी भी अपने बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा दिया, समझो इसको कर दिया 8%, तो बैंक्स को अपने लेंडिंग रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो बैंक इसको कर देगा समझ लीजिए आप 11%। तो इससे क्या होगा कि लोग सोचेंगे अरे यार ये तो बैंक से बहुत महंगे, बहुत ज्यादा रेट पे लोन मिल रहा है, अभी हम लोन नहीं लेंगे। तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई क्या करता है, बैंक रेट या रेपो रेट को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, जिससे जनरल पब्लिक बैंक से कम लोन लेते हैं एंड मनी सप्लाई स्टेबलाइज होना चालू हो जाता है इकोनॉमी में। समझ में आ रहा है? तो बैंक रेट रेपो रेट को चेंज करना भी क्वांटिटेटिव मेजर होता है क्रेडिट पॉलिसी का। ये समझ में आ रही बात में क्या बोल रहा हूं, बताइए फास्ट, राइट?
वेरी गुड। आगे नेक्स्ट बात आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, लास्ट चीज बता रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट कर देंगे सेबी। प्लीज सुनिए बात ध्यान से, आखिरी चीज बेटा बता रहा हूँ, प्लीज सुनेंगे बात ध्यान से, कि जो रेपो रेट होता है, हाँ जो बेटा हमारा रेपो रेट होता है, रेपो रेट, ये आरबीआई बेटा रिसीव करता है ना, ये आरबीआई रिसीव करता है, करेक्ट, क्योंकि आरबीआई जब लोन देता है तो बैंक्स वालों से ये वसूलता है रेपो रेट, आरबीआई को मिलता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है बेटा, जो रिवर्स रेपो रेट होता है, ये आरबीआई को पे करना पड़ता है, आरबीआई को पे करना पड़ता है ये रेट। तो मुझे बताइए आरबीआई ज्यादा रेट लेगा या ज्यादा रेट देगा? सोचो ना, आरबीआई ज्यादा इंटरेस्ट लेगा या इंटरेस्ट देगा ज्यादा? ऑब्वियसली हम ज्यादा इंटरेस्ट लेना चाहेंगे, तो हमेशा क्या होता है बेटा, ऑलवेज हमारा रेपो रेट इज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, ये याद रखेंगे, ये याद रखेंगे, ठीक है, याद रहेगा, बताइए फास्ट। ऑलवेज रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है। इसके ऊपर बेटा सवाल आता है, एक एमसीक्यू आता है इसके ऊपर, बोलते हैं कि समझो करंट रिवर्स रेपो रेट है ना, आरआरआर, करंट रिवर्स रेपो रेट इस समझ लीजिए आपका 5%, ठीक है। फिर बोलेगा आरबीआई डिक्रीजेस रिवर्स रेपो रेट बाय 70 बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। फिर बोलेगा डिफरेंस बिटवीन रिवर्स रेपो एंड रेपो इज समझ लीजिए 250 बेसिस पॉइंट्स। तो बोलेगा फाइंड द न्यू रेपो रेट। समझ में आ रहा है? ऐसा सवाल आ सकता है आपको एमसीक्यू ना, ये क्या है, ये आरआरआर है, ठीक है, आरआरआर। तो कैसे करते इसको बताइए? हाँ, तो बोलते हैं देखो हमारा करंटली आरआरआर क्या है, रिवर्स रेपो रेट हमारा करंटली क्या है, करंट रिवर्स रेपो रेट। तो करंट रिवर्स रेपो रेट हमारा है बेटा 5%। अब आरबीआई ने इसको डिक्रीज किया है 70 बेसिस पॉइंट से, तो इसको कम कर दो, इसको कम कर दो 0.7% से, तो हमें मिल जाएगा न्यू रिवर्स रेपो रेट कितना है, 4.30%। अब बोला है डिफरेंस बिटवीन रेपो एंड रिवर्स रेपो इज 250 बेसिस पॉइंट्स। अब इसको हम ऐड करें या माइनस करें, इसमें सोच के देखो बेटा, हमेशा सोचना है। रेपो और रिवर्स रेपो में 250 बेसिस पॉइंट्स का फर्क होना चाहिए, समझ में आ रहा है? हाँ राइट। तो अब मेरी बात सुनेंगे, ठीक है, तो अब मेरी बेटा बात सुनेंगे, यहां पे क्या होता है, सुनने बात ध्यान से, कि रेपो और रिवर्स रेपो में रेपो बड़ा है तो रेपो की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए इतने रेट से, इसका ये मतलब है। तो अगर रिवर्स रेपो 4.30% है तो इसमें ऐड करना पड़ेगा ये डिफरेंस, समझा? कुछ समझ में आ रही बात है? इसमें ये डिफरेंस को हम ऐड करेंगे, तो इसमें हम ऐड करेंगे ये डिफरेंस को रिवर्स रेपो रेट में, और फिर आंसर क्या आएगा, ऐड करो 2.50%, तो हमारा नया रेपो रेट बेटा आ जाएगा 6.80%। दिस इज आवर न्यू रेपो रेट। तो ऐसे सवाल बेटा आते हैं, प्लीज इसे याद रखेंगे, ठीक है। चलिए चलो अब देखेंगे जल्दी से, सेबी की बात करेंगे। तो हमने सेबी को बेटा एस्टैब्लिश किया था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको स्टैट्यूटरी पावर बेटा लॉ में पावर दिया था 1992 में। क्या आपको याद आ रहा है, स्कैम 1992। तो पहले बेटा गवर्नमेंट इतना ज्यादा है ना, गवर्नमेंट ने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि स्टॉक मार्केट में भी इतना खतरनाक स्कैम हो सकता है। तो पहले सेबी बना दिया था हमने, लेकिन उनको लॉ में उतना पावर नहीं दिया था। लेकिन जब हर्षद मेहता ने क्या किया बताइए, स्कैम किया 1992 में, तो तब से गवर्नमेंट को समझा यार कि सेबी को हमें स्टैट्यूटरी पावर्स, लॉ में भी काफी सारे पावर्स देने की जरूरत है। तो 1992 में हमने सेबी को पावर्स दिए लॉ में, और सेबी एक्ट 1992 बनाया, राइट। तो याद रखेंगे कि वैसे तो सेबी एस्टैब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1988 को, लेकिन इसको लॉ में पावर मिला था 1992 में। क्यों बनाया है हमने सेबी को? टू रेगुलेट एंड डेवलप द कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट ऑफ द कंट्री। एमसीक्यू आते बेटा, सेबी के पहले हमारे इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट में निगरानी कौन रखता था? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज।
तो सेबी के पहले स्टॉक मार्केट में निगरानी कौन रखता था इंडिया में? कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज। नेक्स्ट आते बेटा, सेबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है बेटा मुंबई में, इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके 4 रीजनल ऑफिसेस है, 4 रीजनल ऑफिसेस है। नॉर्थ में है बेटा न्यू दिल्ली, राइट। देन आपका ईस्ट इंडिया में है कोलकाता, आपके साउथ में है चेन्नई, एंड वेस्ट में है अहमदाबाद, राइट। तो वापस से याद करेंगे इसको। सेबी का क्या बताइए? सेबी के रीजनल हेडक्वार्टर्स ईस्ट में कौन सा है? ईस्ट में है बेटा कोलकाता में है ना। नॉर्थ में कहां है? नॉर्थ में इसका रीजनल हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, राइट। वेस्ट में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? अहमदाबाद में है बेटा। एंड इसका साउथ में कहां पर है बताइए? इसका साउथ में कहां पर है? चेन्नई में है रीजनल हेडक्वार्टर। ये याद रखेंगे, इस पे बेटा एमसीक्यू आता है, इसे बोलते हैं रीजनल हेडक्वार्टर, ठीक है। इस पे एमसीक्यू आता है, ठीक है, ध्यान देंगे। यस। और इसका वैसे हेडक्वार्टर कहाँ है? मेन ऑफिस कहां पर है? मुंबई में है मेन ऑफिस, है ना। तो इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में। और रीजनल हेडक्वार्टर्स कहां पर है? रीजनल ऑफिसेस रादर, इसको हेडक्वार्टर नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीजनल ऑफिसेस। इसके लिए हम शब्द यूज करेंगे रीजनल हेडक्वार्टर नहीं, रीजनल ऑफिसेस शब्द यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। तो ये याद रखेंगे, इस पे भी आपके काफी ज्यादा एमसीक्यू आते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट, फिर बात आती है सेबी के कंपोजिशन की, कि सेबी के अंदर सेबी कैसे चलता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। तो इस सेबी के बोर्ड में कौन कौन आता है? तो द सेबी इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड। प्लीज ध्यान देंगे, बहुत बार एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोलते हैं सबसे पहले एक चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो सेबी का एक चेयरमैन होता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। फिर 2 मेंबर्स होने चाहिए बेटा, कहां से? एक मेंबर होता है मिनिस्ट्री ऑफ क्या बताइए? फाइनेंस से। एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, है ना। तो 2 मेंबर्स होने चाहिए, कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक, और एक होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से, जिसको कौन नॉमिनेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। बोलता है एक मेंबर होना चाहिए हमारा आरबीआई से, जिसको कौन नॉमिनेट करेगा? आरबीआई नॉमिनेट करेगा। एंड 5 अदर मेंबर्स होने चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 3 होने चाहिए होल टाइम मेंबर्स, जिनको बेटा अपॉइंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका अब मैं समरी लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे। इसका अब मैं समरी लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे। यस, इसका अब मैं समरी लिख रहा हूं, प्लीज ध्यान देंगे। हमने क्या बोला कि हमारे सेबी के बोर्ड में कौन कौन है? सबसे पहले आता है बेटा एक चेयरमैन होता है, जिसको कौन अपॉइंट करता है बेटा? जिसको अपॉइंट करता है अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मतलब ये कहीं पे वैसे ऑलरेडी ये कहीं और पे इसका कोई पोस्ट नहीं होता। अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफिस में इसका ऑलरेडी पोस्ट है, तो उस पोस्ट को छोड़ के इसे सेबी का चेयरमैन बनना पड़ता है, ऐसा इसलिए लिखा है इट इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर बोलते हैं 2 मेंबर्स होने चाहिए बोर्ड के अंदर, जिसमें से एक मेंबर आता है बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से। इसको नॉमिनेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है। अब यहाँ पे नॉमिनेट शब्द क्यों लिखा है? क्योंकि ये जो 2 मेंबर होते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन सेबी के बोर्ड में भी आके वहां पे काम करेंगे, ऐसा है ना। नेक्स्ट आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है? ये दोनों मिनिस्ट्री से चुनता है, नॉमिनेट करता है कि किसको बिठाना चाहिए सेबी के बोर्ड में। फिर बोलता है एक मेंबर होना चाहिए बेटा, कहां से बताइए? आरबीआई से होना चाहिए। जिसको नॉमिनेट कौन करता है? याद रखेंगे, यहां पे गड़बड़ होती है, विच इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई से जो मेंबर होता है ना बेटा, उसको नॉमिनेट कौन करता है? आरबीआई ही नॉमिनेट करता है। इट इज नॉमिनेटेड बाय आरबीआई। और नेक्स्ट वाले पॉइंट पे भी एमसीक्यू आता है कि 5 अदर मेंबर्स होने चाहिए बेटा हमारे, जिसमें से एटलीस्ट 3 ऐसे लोग होने चाहिए, एटलीस्ट 3 होने चाहिए होल टाइम मेंबर्स, जो हर समय सेबी के बोर्ड में आके मीटिंग्स वगैरह को अटेंड करे, है ना। तो 5 अदर मेंबर्स, जिसमें से एटलीस्ट 3 होने चाहिए होल टाइम मेंबर्स, जिसको वापस से नॉमिनेट कौन करेगा या अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो याद रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है।
ये अगर भूलना ही नहीं है इस चीज को। आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। फिर आता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सेबी। ये भी एमसीक्यू में आता है बेटा कि सेबी जो है कौन से तीन ग्रुप्स के लिए काम करता है। तो सेबी इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब जो कंपनीज होती है जो सिक्योरिटीज इशू करते हैं। द इन्वेस्टर्स, मतलब कौन, हमारा जनरल पब्लिक। एंड द इंटरमीडियरीज, मतलब कौन, हमारे जो ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, है ना। तो हमारा जो सेबी है वो क्या करता है, इशूअर्स ऑफ सिक्योरिटी, इन्वेस्टर्स के लिए एंड मार्केट इंटरमीडियरीज के नीड्स को क्या करता है, फुलफिल करता है। सेबी के बेटा तीन फंक्शन होते हैं, क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल, क्वाजी एग्जीक्यूटिव। देखो इस पे एमसीक्यू आता है, इस पे भी एमसीक्यू आता है। क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी मतलब क्या, पूरा पावर नहीं है, थोड़ा बहुत पावर है, मतलब क्या, क्वाजी लेजिस्लेटिव। सेबी चाहे तो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकता है, पूरे कंट्री के नहीं, सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। क्वाजी जुडिशियल का मतलब क्या है कि अगर कभी कोई कंपनी के बीच में झगड़ा होता है तो केसेस वगैरह जब फाइल होते हैं कंपनीज के बीच में, तो जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, तो सेबी उन केसेस पे रूलिंग्स एंड ऑर्डर्स पास कर सकता है। तो एज अ जज वो क्या कर सकता है, ऑर्डर्स पास कर सकता है क्वाजी जुडिशियल स्टॉक मार्केट से रिलेटेड केसेस पे ही। क्वाजी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है कि सेबी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है स्टॉक मार्केट के लिए, उनको एनफोर्स करवाने का काम कौन करता है बताइए, सेबी करता है। और अगर किसी ने उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन भी कौन करता है, सेबी करता है। तो क्वाजी लेजिस्लेटिव, क्वाजी जुडिशियल एंड क्वाजी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं सेबी के। नेक्स्ट आता है बेटा अपील प्रोसेस। हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया कि सेबी जो है बेटा क्या कर सकता है, ऑर्डर्स पास कर सकता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड केसेस के ऊपर। तो समझो अगर सेबी ने अगर क्या बताइए कोई ऑर्डर पास किया एंड अगर आप उस ऑर्डर से खुश नहीं है, अगर कोई एक पार्टी उस ऑर्डर से खुश नहीं है, तो वो पार्टी सेबी के ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकती है बेटा, कहां पे, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल पे। फॉर एग्जाम्पल घर पे अगर आपने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझे ना पार्टी करने जाना है बाहर, मम्मी ने आपको मना कर दिया, तो मम्मी के इस डिसीजन से आप खुश नहीं हैं, तो आप जाके बाद में पापा से पूछते हैं। वैसे ही सेबी ने ऑर्डर पास किया, हम उससे खुश नहीं थे, इसीलिए अब मैं जाऊंगा सेबी के ऊपर सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में। सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल ये 3 मेंबर ट्रिब्यूनल होता है। ये एमसीक्यू आता है कि सैट में कितने लोग बैठते हैं। 3 मेंबर ट्रिब्यूनल होता है सैट, जिसके हेड का नाम है जस्टिस जेपी देवधर, याद रखेंगे। आगे समझो अगर पापा ने भी आपको पार्टी में जाने से मना किया, तो फिर आप जाते हैं कहां बताइए, दादाजी के पास, और दादाजी बाद में जो फाइनल ऑर्डर देंगे इस पे कोई अपील नहीं कर सकता। वैसे ही अगर आपको जो है बेटा याद सुनेंगे बात ध्यान से, अगर आपको सेबी का ऑर्डर पसंद नहीं आता है तो आप जा सकते हैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, ये भी फाइनली ऑर्डर पास करता है। समझो इसके भी ऑर्डर से आप खुश नहीं हैं, तो फिर आप इसके लिए भी अपील कर सकते हैं, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करता है इस पे अब आप अपील नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर पास करता है उसके बाद आप कहीं पे भी नहीं जा सकते, भैया घर पे जाके चद्दर ओढ़ के सो जाना है, अब आप कुछ अपील नहीं कर सकते। तो सेबी के ऑर्डर का फर्स्ट अपील कहां होता है, सैट में होता है। सेबी के ऑर्डर का सेकंड अपील कहां पे होता है बताइए, सुप्रीम कोर्ट में होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाँ, तो आपका सैट क्या है, 3 मेंबर ट्रिब्यूनल, याद रखेंगे बेटा, एटलीस्ट 3 नहीं लिखा है, जबरदस्ती घुसाओ मत यहां पे कुछ भी, क्या है, 3 मेंबर ट्रिब्यूनल है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। फिर बात आती है पावर्स ऑफ सेबी। तो बोलते हैं कि जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस के इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसे बोलते हैं बायलॉज, उसको अप्रूव करने का काम स्टॉक सेबी करता है ना। अगर सेबी चाहे तो किसी स्टॉक मार्केट के बाय लॉज को चेंज भी करवा सकता है, अमेंड करवा सकता है। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंजेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगवा सकता है, उनका इंस्पेक्शन कर सकता है। सेबी चाहे तो ब्रोकर्स के भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मंगवा सकता है, इंस्पेक्शन करवा सकता है। सेबी अगर चाहे तो कुछ कंपनीज को कंपेल कर सकता है कि तुम्हें अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना ही पड़ेगा, ऐसा। सेबी कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है, तो बोलते हैं कि इंडिया में अगर किसी कंपनी को अपने कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करना है तो सेबी उसमें हेल्प करता है, ऑब्वियसली सेबी ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है।
अगर इंडिया की किसी कंपनी को इंडिया के बाहर के कंट्री में लिस्टिंग करानी है तो सेबी हेल्प करता है उसमें भी। अगर बाहर के कंट्री के कंपनी को इंडिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग कराना है उसमें भी सेबी उनको हेल्प करता है, राइट। एंड साथ ही साथ सेबी जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है उसके वजह से ही इन्वेस्टर्स का विश्वास बना रहता है स्टॉक मार्केट में, तब जाके ही लोग क्या करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे स्टॉक मार्केट में। समझ में आ रहा है? आगे नेक्स्ट फिर आता है बेटा आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का बेटा काम क्या है कि हमारे इकोनॉमी में कंपटीशन मेंटेन्ड रहना चाहिए, ये इसका काम है, राइट। तो कंपटीशन कमीशन वाज सेटअप टू क्रिएट एंड सस्टेन फेयर कंपटीशन। हर इंडस्ट्री में फेयर कंपटीशन मेंटेन्ड रहना चाहिए ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशंस को एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई अनड्यू एडवांटेज है जिसके वजह से बाकी सेलर्स अपने प्रोडक्ट्स को बेच ही नहीं पा रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपटीशन मेंटेन्ड रहना चाहिए हर मार्केट के अंदर, जो कंज्यूमर्स के भी वेलफेयर की बात होती है, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा होता है कंपटीशन होना। आगे डायरेक्ट कंपटीशन, इनडायरेक्ट कंपटीशन। जब दो ऑर्गेनाइजेशन सेम बिजनेस में होते हैं तो डायरेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे मैकडॉनल्ड्स एंड बर्गर किंग, जैसे कोका कोला पेप्सी, ये दोनों सेम प्रोडक्ट्स हैं इनके, तो डायरेक्ट कंपटीशन में है। इनडायरेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, ये इसमें ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके प्रोडक्ट सेम नहीं होते लेकिन ये सेम कस्टमर को टारगेट करते हैं। यही सेम चीज अभी मैंने आपको कल बीसी के चैप्टर 2 में आपको मैंने पढ़ाया था, याद आ रही बात है? हाँ, मैंने बोला था फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट एंड रेडी टू ईट मील्स। तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खा लेंगे तो आप सुपर मार्केट में से रेडी टू ईट मील्स नहीं खरीदेंगे। अगर आप सुपर मार्केट से रेडी टू ईट मील खरीदेंगे तो उस दिन आप रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाएंगे। तो क्या होता है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस इन डायरेक्ट कंपटीशन में, दोनों का प्रोडक्ट एकदम सेम नहीं है लेकिन ये सेम कस्टमर को टारगेट करते हैं। आगे नेक्स्ट आता है बेटा आपका बेनिफिट्स ऑफ फ्री एंड फेयर कंपटीशन। बोलता है कि अगर कंपटीशन ज्यादा होता है ना तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन सोचता है कि हम कैसे इनोवेशन करें, क्योंकि अगर हम इनोवेशन करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को सुधारेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो कंपटीशन होने से इनोवेशन को बढ़ावा मिलता है, इन एफिशिएंसी को बढ़ावा मिलता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन सोचेगा यार इतना ज्यादा कंपटीशन है, हम कैसे कम से कम कॉस्ट में अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स लोगों को बेच सकते हैं। तो एफिशिएंसी पे काम करेंगे, कॉस्ट रिडक्शन पे लोग काम करेंगे। पनिशेस द लेगैर्ड्स। लेगैर्ड्स मतलब क्या, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही स्लो प्रोग्रेस करता है, हमेशा पीछे रहता है, हु लैग्स बिहाइंड। अब पनिशेस द लेगैर्ड मतलब क्या, जो व्यक्ति कंपटीशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं करता, धीरे धीरे कस्टमर अपने आप उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हैं और अपने आप वो कंपनी को लॉसेस होना चालू होता है। मतलब कंपटीशन जो है अपने आप ही पनिश करता है लैगार्ड्स को। तो जो ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन के हिसाब से काम नहीं करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट नहीं करते हैं, अपने आप उनको लॉसेस होते हैं, अपने आप मार्केट से बाहर हो सकता है। नेक्स्ट, कंपटीशन बूस्ट चॉइसेस, है ना, इंप्रूव्स क्वालिटी एंड रिड्यूसेस कॉस्ट। तो कस्टमर्स के पास जितना ज्यादा कंपटीशन उतने ज्यादा लोग होंगे, जितना ज्यादा कंपटीशन उतने ज्यादा सेलर्स हैं, उतने ज्यादा अलग अलग जगह से वो चीजें खरीद सकते हैं। तो चॉइसेस बढ़ जाती है कस्टमर के पास, क्वालिटी इंप्रूव होती है चीजों की। हर एक सेलर चाहेगा मैं अब ज्यादा अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाऊं। एंड साथ ही साथ जो है, हाँ, एंड साथ ही साथ जो है बेटा क्या बताइए कि कॉस्ट भी रिड्यूस होता है। नेक्स्ट, इट एंश्योर्स अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स इन अबंडेंस ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी एंड एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो अच्छे क्वालिटी के गुड्स आपको अफोर्डेबल प्राइसेस में यहाँ पे मिल जाते हैं। नेक्स्ट, फिर क्या है बेटा, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। तो कॉम्पिटिशन, जैसे हमने आरबीआई को कैसे बनाया, आरबीआई एक्ट बनाया, उसके हिसाब से आरबीआई बनाया। हमने सेबी को कैसे बनाया, हमने सेबी एक्ट बनाया, उसके हिसाब से सेबी बनाया। समझा? वैसे ही कॉम्पिटिशन एक्ट के हिसाब से हमने बेटा क्या बनाया, फिर सीसीआई बनाया। तो कंपटीशन एक्ट में हमने वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव हरकतों को रोक लगाता है। जो कंपटीशन के खिलाफ हरकतें अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है तो उनको पनिश करता है कौन, कंपटीशन एक्ट। तो बोलते हैं कि ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है, रोक लगाता है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स में।
ऐसे कोई अग्रीमेंट जो कंपटीशन के खिलाफ हो उस पर रोक लगाता है। ये अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन पे रोक लगाता है। कुछ लोग जब बेटा नंबर 1 पे हो जाते हैं ना मार्केट में, तो अपने वो डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं बाकी सेलर्स को मार्केट के बाहर फेंकने के लिए। ये होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। एंड जो है कॉम्पिटिशन एक्ट रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन, मतलब कि जब दो कंपनीज मर्ज होती है या एक कंपनी दूसरे को अक्वायर करती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके मर्जर एंड एक्विजिशन से कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाए। अगर बेटा फ्लिपकार्ट और अमेजॉन ये दोनों ही अगर मर्ज हो गए तो फिर बेटा कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो ऐसी दो बड़ी कंपनीज को मर्ज होने से रोकता है सीसीआई, बोलता है तुम दोनों मर्ज नहीं होना भैया, वरना कॉम्पिटिशन ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब मैंने आपको बोला था कि बेटा सेबी के पहले सेबी के पहले कौन था जो स्टॉक मार्केट में निगरानी रखता था? तो सेबी के पहले था बेटा कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज, वो सीसीआई अलग है। एंड कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पहले कौन था जो कंपटीशन में निगरानी रखता था इंडिया में? वो था MRTP कमीशन, मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। ठीक है, तो जैसे सेबी के पहले कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इश्यूज था, वैसे ही कंपटीशन कमीशन के पहले MRTP कमीशन करके होता था इंडिया में, जो कंपटीशन पे निगरानी रखता था। नेक्स्ट फिर आता है फीचर्स ऑफ कंपटीशन एक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत ज्यादा MCQ आते हैं, प्लीज याद रखेंगे। कंपटीशन एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या, सोचो। हम कंपटीशन को बढ़ाना चाहते हैं, हम कंपटीशन को प्रमोट करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होना चाहिए इकोनॉमी में। लेकिन जो हरकतें कंपटीशन के खिलाफ होती हैं, जो कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट डाल सकती है, उन्हें प्रिवेंट करते हैं। तो जो हरकतें कंपटीशन के खिलाफ होती है उन्हें प्रिवेंट करो, रोक लगाओ उन पे, और कंपटीशन को प्रमोट करो, बढ़ाओ, ऐसा। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स एंड टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड, हर व्यक्ति को ट्रेड करने का पूरा फ्रीडम होना चाहिए, जो प्रकार का बिजनेस करना चाहे करना चाहिए उसको। ठीक है, ऐसा। तो प्रिवेंट एंड ये प्रमोट वाले शब्द को याद रखेंगे, एडवर्स इफेक्ट को प्रिवेंट करो एंड कंपटीशन को प्रमोट करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हाँ फिर आता है बेटा सीसीआई जो है, हाँ सीसीआई जो है ये 14 अक्टूबर 2003 में एस्टैब्लिश हुआ था आपका, राइट। इसके कंपोजिशन पे MCQ आता है कि सीसीआई में, जैसे हमने सेबी का बोर्ड देखा था ना, वैसे सीसीआई के बोर्ड में कौन होता है? बोलते हैं यहाँ पे एक चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरपर्सन एंड 6 मेंबर्स होते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। समझ में आ रहा है? आगे तो बाकी बेटा ये बात उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सीसीआई इतना ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फिर आता है बेटा IRDA। IRDA है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हमने सेटअप किया था बेटा 1999 में IRDA एक्ट के हिसाब से। ये रेगुलेट एंड डेवलप करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को हमारे इकोनॉमी में। तो इट प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ होल्डर्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड रेगुलेट्स एंड प्रमोट्स एंड एंश्योर्स ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री। बस, तो आपको MCQ आता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है? IRDA। चिल टू बात है, राइट। देन मिशन स्टेटमेंट ऑफ IRDA, ये आप खुद एक बार रीड कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रखेंगे IRDA का काम क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, बस ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फिर आता है आपके ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ IRDA। पूरे BCK में एक ही सेक्शन आपको याद रखना है कि IRDA एक्ट 1999 में ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस दिए बेटा IRDA के, कौन से सेक्शन में? सेक्शन नंबर 14 में। बस इतना ही याद रखें, बाकी पॉइंट्स आप रीड कर लेंगे बाद में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट IRDA कैसे बिजनेस को फैसिलिटेट करता है? बोलता है IRDA जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, उसको डेवलप करता है, पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है ना। जब भी अगर किसी पॉलिसी होल्डर को समझ लो किसी कंपनी से क्लेम नहीं मिलता, तो IRDA हेल्प करता है कि उसे सफिशिएंट क्लेम, जल्दी से पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिल सके। IRDA जो है ना बेटा, ये इंफॉर्मेशन शेयर करता है लोगों के साथ, लोगों को बताता है कि इंश्योरेंस लेना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, जिसके वजह से ज्यादा लोग इंश्योरेंस लेते हैं। नेक्स्ट आते बेटा आपका क्या बताइए, अगला है फंडिंग इंस्टीट्यूशंस, या जिसे बोलते हैं इंडियन डेवलपमेंट बैंक्स। बेटा हमारे 18 मिनट बचे हैं सेशन के, एंड जो है हम लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं, ट्राई करेंगे वो भी जल्दी से हमारा खत्म हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए। यस,
तो फंडिंग इंस्टीट्यूशंस प्लीज ध्यान देंगे बेटा, क्या होता है, बोलते हैं कि हर बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसा पैसा होता है जो हमें डे टू डे ऑपरेशन के लिए लगता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जिसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो द मनी विच इज रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेसेस, फॉर द डे टू डे ऑपरेशंस, वो होता है वर्किंग कैपिटल। एंड कुछ ऐसा पैसा होता है बेटा जो आपको कैपिटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स खरीदने के लिए लगता है। तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए जो पैसा लगता है उसे बोलते हैं अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो डे टू डे बेसिस के लिए पैसा लगता है उसे वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जो आपको एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए जो पैसा लगता है वो होता है अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। जनरली बेटा वर्किंग कैपिटल का जो पैसा है ना वो कमर्शियल बैंक्स वगैरह से आप ले सकते हैं। कैसे? आप ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करके ये चीजें फैसिलिटीज ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा रेज करना पड़ता है, जिसमें आता है इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स वगैरह। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदने के लिए लॉन्ग टर्म सोर्सेस से पैसा लाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? जो होता है इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स। अब ये सारे चीजें, ये सारे सिक्योरिटीज कहां पे इशू कर सकते हो आप? कैपिटल मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। लेकिन बेटा इंडिया में क्या हुआ था कि जब इंडिया को आजादी मिली बेटा, उस समय पे हमारा इंडिया का कैपिटल मार्केट उतना ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुआ करता था। मतलब कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको स्टॉक मार्केट से सफिशिएंट पैसा आसानी से नहीं मिल पाता था। तो अब हमारे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए तो पैसा चाहिए ही। तो गवर्नमेंट ने उस समय पे डेवलपमेंट बैंक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए थे कि जिन ऑर्गेनाइजेशंस को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए और जिनको स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं मिल पा रहा है, तुम डेवलपमेंट बैंक से पैसा लेके आओ। ये समझ में आ रही बात है? क्या जोरदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आगे बोलता है डेवलपमेंट बैंक्स जो है ना, ये कमर्शियल बैंक्स के जैसे नहीं होते हैं। कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, ये लोगों से पैसा डिपॉजिट पे लेते हैं एंड इस पैसे को लोन पे बांटते हैं। करेक्ट? लेकिन बेटा जो हमारे डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं ना, ये लोगों से डिपॉजिट में पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एमसीक्यू आता है। डेवलपमेंट बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या फर्क है? कमर्शियल बैंक लोगों से पैसा डिपॉजिट पे ले सकता है, लेकिन डेवलपमेंट बैंक लोगों से पैसा डिपॉजिट पे नहीं ले सकता। समझ मारी बातें क्या बोल रहा हूं? यस और नो बताइए। हाँ, तो अब बात आएगी कि यार कमर्शियल बैंक जो है वो तो लोगों से जो पैसा डिपॉजिट पे लेता है वही पैसा लोन पे बांटता है। अगर डेवलपमेंट बैंक लोगों से डिपॉजिट पे पैसा लेता ही नहीं तो फिर वो पैसा बांटेगा कैसे लोन पे? तो इस पे आता है बेटा आरबीआई बीच में। आरबीआई जो है, जो सीआरआर एंड एसएलआर वाला जो पैसा होता है ना, वो पैसा आरबीआई किसको देता है? डेवलपमेंट बैंक्स को देता है आगे लोन पे बांटने के लिए। तो बोलते हैं कि डेवलपमेंट बैंक्स ड्रॉ देयर रिसोर्सेज फ्रॉम गवर्नमेंट एंड अदर प्रमोटिंग एजेंसीज। जनरली एसएलआर एंड सीआरआर वाला जो पैसा होता है वो आरबीआई क्या करता है? बैंकिंग सेक्टर से लेता है एंड डेवलपमेंट बैंक्स को देता है ताकि डेवलपमेंट बैंक्स आगे लोन दे सके। तो हम डेवलपमेंट बैंक्स को परवेयर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं, क्योंकि ये लोन बांटता है लोगों को, इसलिए बोलता है परवेयर, गिवर ऑफ क्रेडिट। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, यस बेटा आगे बढ़ेंगे। यस, अब ये एमसीक्यू में आता है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट बैंकिंग। सुनना, सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा था? आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1948 में बेटा ये आया था। देन उसके बाद आया था बेटा आईसीआईसीआई, जिसका फुल फॉर्म किसी को याद नहीं रहता है, बता रहा हूं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, ये 1955 में आया। ये भी पहले डेवलपमेंट बैंक हुआ करता था। देन आया बेटा आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, 1964 में। बेटा ये ईयर याद नहीं रखने हैं आपको, ठीक है, टेंशन मत लो, आपको ये ईयर याद नहीं रखने हैं, बस नाम याद रखने हैं। सबसे पहला डेवलपमेंट बैंक कौन सा है? आईएफसीआई, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। देन आईसीआईसीआई एंड आईडीबीआई। बाद में क्या हुआ? नाबार्ड वगैरह भी बेटा आया, लेकिन बाद में जब हमारे इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट जब सफिशिएंटली डेवलप हो गया था तो गवर्नमेंट ने बोला कि अब हमें इतने सारे डेवलपमेंट बैंक्स की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया बेटा, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने आईएफसीआई को कन्वर्ट कर दिया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में।
तो IFCI इज नाउ कन्वर्टेड इनटू अ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। ये एमसीक्यू आता है, कौन से डेवलपमेंट बैंक को हमने एनबीएफसी में कन्वर्ट कर दिया है? IFCI। एंड बेटा जो हमारा ICICI एंड IDBI है, ये पहले डेवलपमेंट बैंक्स हुआ करते थे, लेकिन इसको हमने बाद में कमर्शियल बैंक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो IFCI को हमने NBFC में कन्वर्ट किया लेटर, एंड ICICI एंड डेवलपमेंट बैंक्स को हमने बेटा क्या किया? इसको हमने कन्वर्ट किया कमर्शियल बैंक्स में, याद रखेंगे। देन एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या बनाया बताइए? हमने बनाया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, नाबार्ड। नाबार्ड में जो एमसीक्यू आते हैं क्विकली मैं बस वही आपको बता रहा हूं। नाबार्ड जो है 1982 में सेटअप हुआ था। ये है एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, अगर आता है क्वेश्चन एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया तो बोलेंगे आरबीआई, अगर आप बोलेंगे एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया तो आता है नाबार्ड। वापस से, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, एपेक्स डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया नाबार्ड। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। इस पे भी एमसीक्यू आता है। बस अब सिंपल बात हमेशा याद रखना है, नाबार्ड क्यों बनाया है? रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, कि रूरल एरियाज में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, उनको सफिशिएंट क्रेडिट मिलना चाहिए। बस तो अर्बन एरिया के लिए नाबार्ड नहीं है, रूरल एरिया के लिए, याद रखेंगे, अर्बन के लिए नहीं है, रूरल एरिया के लिए नाबार्ड है। बस इसमें और एमसीक्यू आता है कि नाबार्ड इज एन इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है बेटा? जो घर गुती बिजनेस होता है ना, जैसे माधवी भाभी है तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, माधवी भाभी जो आचार पापड़ का बिजनेस करती है, वो होता है कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर। तो कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, विलेज इंडस्ट्रीज जो है, इनको ग्रो करने के लिए भी नाबार्ड इनको सफिशिएंट पैसा प्रोवाइड करता है। राइट, नेक्स्ट बेटा नो रोल ऑफ नाबार्ड आप खुद एक बार रीड कर सकते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें एमसीक्यू आता है बेटा, नाबार्ड जो बेटा रीफाइनेंसिंग का भी काम करता है। ऐसे जो बैंक्स होते हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा प्रोवाइड करते हैं, बहुत बार ना बेटा क्या होता है कि जब ये बैंक्स एग्रीकल्चर सेक्टर में पैसा देते हैं ना, तो फार्मर्स वगैरह पैसों को रीपे नहीं कर पाते हैं, तो ये बैंक्स जो है ना, ये एकदम से डूबना चालू हो जाती है। तो नाबार्ड फिर क्या करता है? ऐसे बैंक्स को रीफाइनेंस करता है ताकि ये डूबे नहीं, ऐसा समझा? ऐसा तो रीफाइनेंसिंग का काम भी करता है। नाबार्ड ने बेटा एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में भी काफी काम किया है। एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो इंडिया में क्या हुआ था, गांव खेड़े में, विलेजेस में वुमेन ने बेटा ये चालू किया था एसएचजी का कॉन्सेप्ट, कि हर महीने गांव की जो लेडीज थी वो मिलती थी एंड कुछ पैसा जमा करती थी, है ना, ताकि उनके ग्रुप में कभी भी अगर किसी भी लेडी को किसी के घर में शादी है, कोई फंक्शन है, तो वो ये एसएचजी से पैसा लोन पे लेके वो पैसा यूज करते थे। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि अगर हम इन एसएचजीज को बैंक से लिंक कर देंगे तो ये एसएचजीज और ज्यादा अच्छी तरीके से फंक्शन कर सकते हैं, लोगों को काफी हेल्प हो सकती है। तो नाबार्ड ने बेटा ये बेड़ा उठाया था कि हम ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंक्स के साथ लिंक करके देंगे। एंड लास्ट पॉइंट बेटा, आखिरी पॉइंट प्लीज ध्यान देंगे, हाँ लास्ट पॉइंट देखेंगे, नाबार्ड जो है बेटा, नाबार्ड काम करता है वाटरशेड डेवलपमेंट, है ना, कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में सफिशिएंट वाटर वगैरह अवेलेबल होना चाहिए इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए। वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्राइबल डेवलपमेंट एंड फार्म इनोवेशन में भी नाबार्ड काम करता है। लेकिन बेटा याद रखेंगे, नाबार्ड कौन सी चीज पे काम नहीं करता? नाबार्ड जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग का काम नहीं करता है, मतलब पानी को साफ करने का वगैरह का काम नाबार्ड उसमें कुछ भी हेल्प नहीं करता। तो वाटर ट्रीटमेंट का प्लानिंग नाबार्ड नहीं करता है। ये एमसीक्यू आता है कि नाबार्ड कौन सा काम नहीं करता? वाटर ट्रीटमेंट प्लानिंग का काम नहीं करता है। यहां पे बेटा आपका जो है पूरा का पूरा बीसी के चैप्टर 5 खत्म होता है। अब ये कुछ एडिशनल आपके बुक में टेबल दिया है, इसको एक बार बस रीड आप कर सकते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है बस मैं वो एक बार आपको बता देता हूं। हाँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन मनी मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है? क्या बोलेंगे? आरबीआई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है? सेबी। याद रखेंगे, मनी मार्केट के लिए आरबीआई, कैपिटल मार्केट के लिए सेबी।
कौन सा ऑर्गेनाइजेशन नॉन फाइनेंशियल मार्केट के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, कंपटीशन से रिलेटेड रूल्स बनाता है, सीसीआई। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, IRDA। इसमें मुझे ये काफी इंपॉर्टेंट लगता है, ये एक पॉइंट। एंड हाँ, आपको एक पॉइंट ऐसा आ सकता है, विच ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन मतलब क्या, मर्जर एक्विजिशन को बिजनेस कॉम्बिनेशन करना बोलते हैं। तो सीसीआई इसके ऊपर क्या करता है, निगरानी रखता है, याद रखेंगे, ठीक है। बस, और मुझे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगता, जितने पॉइंट्स बताए हैं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर सकते हैं, ये चीजें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं आपके साथ पहले ही, राइट। सो गाइस, आई होप कि आपको मजा आया होगा हमारे आज के इस सेशन में। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, मुझे फॉलो करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। मेरे कम्युनिटी टैब को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे सारे फ्री सेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ये मेरी वीडियो लाइब्रेरी की लिंक है, तो ये गूगल शीट ओपन होगी जहाँ पे आपको CA फाउंडेशन वाले टैब पे जाके हमारे क्लासेस को आप एक्सेस कर सकते हैं, चैप्टर वाइज सारे क्लासेस मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप MV से कोड यूज कर सकते हैं अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। दोनों में सेम क्लासेस होते हैं बेटा, लेकिन प्लस में आपको मिलते हैं PDF नोट्स, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, लाइव क्लासेस। इसके साथ साथ आइकॉनिक में आपको एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप MV से कोड यूज करके अनअकैडमी का प्लस का या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, या आप चाहें तो फाउंडेशन इंटर का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे पढ़ के कैसा लगता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स मेरा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।